हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बीटे दोस्तों। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। चैप्टर 36 नैना की शादी। काफी रात हो चुकी थी। अक्षत राधिका को अपने साथ लेकर सुकून विला पहुंचता है। वहां सब लोग उनका ही इंतजार कर रहे थे। राधिका ने पहले ही अक्षत के फोन से कॉल करके घर पर इन्फॉर्म कर दिया था। क्योंकि उसका फोन बंद हो चुका था, राधिका के घर वापस आते ही सरिता जी जाकर उससे गले लगा लेती है। सरिता जी और मुकेश जी दोनों काफी चिंता में थे। उसके बाद राधिका आरुषि और सैम के पास जाती है। वह दोनों भी उसके गले लग जाते हैं। राधिका, अरे अरे बस करो, अब इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। राधिका के सर में चोट लगने की वजह से बहुत दर्द हो रहा था। मुकेश जी तुरंत डॉक्टर को बुला लेते हैं। डॉक्टर उसका इलाज करके थोड़ी बहुत दवा देते हैं और फिर राधिका को आराम करने का बोलकर वहां से चले जाते हैं। राधिका को दवाई की वजह से तुरंत नींद आ जाती है और वह सो जाती है। हॉल में सब लोग बैठकर डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर राधिका को कौन किडनैप कर सकता है। अक्षत, मैंने अपने आदमियों को काम पर लगा दिया है। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि रूही की किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ है। वैसे क्या आप लोगों को किसी पर कोई शक है? क्या रूही की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? उद्धरण चिन्ह। सरिता जी, नहीं, रूही की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। हमने तो आज तक ये भी नहीं सुना कि उसकी किसी के साथ कोई लड़ाई हुई हो। आरुषि, हाँ भाई, रूही किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं करती थी। सब लोग उससे प्यार से बात ही किया करते थे। सैम, तो फिर रूही को किडनैप करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या सिर्फ पैसों के लिए उन्होंने रूही को किडनैप किया होगा? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, हो सकता है, मगर यह किडनैपिंग बहुत सफाई से की गई थी। और पता नहीं क्यों, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस किडनैपिंग के पीछे वजह सिर्फ पैसे नहीं थे। कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है रूही के खिलाफ। मुकेश जी, मैं अपनी बच्ची को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं उसकी सिक्योरिटी और टाइट करवा रहा हूँ। और अक्षत बेटा, आजकल वह तुम्हारे साथ काम कर रही है तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसका ध्यान रखना। अक्षत, आप फिक्र मत करो अंकल, मैं ध्यान रखूंगा। एक हफ्ता बीत चुका था रूही के किडनैपिंग वाले हादसे को। अभी तक किडनैपर के बारे में कुछ पता नहीं चला था क्योंकि सबको वहां पर गोली लगी थी और वह सब ऑन द स्पॉट मर चुके थे। इसीलिए पता लगाना बहुत मुश्किल हो चुका था। ऑफिस में और घर पर हर जगह रूही की सिक्योरिटी बढ़ चुकी थी। इसके अलावा सब कुछ अब काफी नॉर्मल हो चुका था। बस एक चीज थी जो नॉर्मल नहीं थी, रूही का अक्षत को लेकर बिहेवियर। जब से राधिका को ये पता चला था कि अक्षत की मिस एंजल और कोई नहीं बल्कि वह खुद है, तब से वह अक्षत के साथ बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी। अक्षत यह बात नोटिस करता था मगर उसे वजह नहीं पता थी। लेकिन वह भी अब राधिका के साथ सिर्फ काम की बात ही करता था। अब तो उनके बीच लड़ाई झगड़ा भी काफी कम हो गए थे, लेकिन दोनों को ही जैसे एक दूसरे के साथ लड़ने की आदत हो चुकी थी। बिना लड़ाई किया उनका दिन जैसे खाली जाता था, लेकिन राधिका कैसे भी करके खुद को अक्षत से दूर रखना चाहती थी। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अक्षत को इस बारे में पता चले कि उसकी मिस एंजल वही है और बीते दिनों में उसके साथ क्या क्या हो गया। और वैसे भी अगर अक्षत को पता चलेगा कि उसकी मिस एंजल पहले से शादीशुदा थी, तो वह ऐसी लड़की से कभी प्यार नहीं करना चाहेगा। राधिका ने भी देव को काम पर लगाया हुआ था इस बारे में जानने के लिए कि आखिर इसका किडनैप करवाया था किसने और उसे किडनैप करने की किसी की क्या वजह हो सकती है। देव ने राधिका को इतनी जानकारी दी थी कि रूही के दो भाई हैं, यानी कि उसके चाचा चाची के बेटे जो अब इंडिया में नहीं रहते, और रूही के दादाजी ने यानी कि मुकेश जी ने बहुत पहले से ही दोनों भाइयों के बीच प्रॉपर्टी बांट दी थी। आउट ऑफ इंडिया उनका जो भी बिजनेस था वह अब रूही के चाचा जी संभालते हैं, वह सब उनके हिस्से में था। और यहाँ इंडिया का बिजनेस रूही के पापा के हिस्से में था, जिसे उन्होंने बहुत मेहनत से इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। अब उनके जाने के बाद इस प्रॉपर्टी पर सिर्फ और सिर्फ रूही का हक बनता था। रूही के पापा ने इतनी मेहनत से जो कंपनी के लिए किया था, उसे वजह से इंडिया में उनका बिजनेस आउट ऑफ इंडिया के बिजनेस से कई गुना ज्यादा प्रॉफिट देता था। और यही वजह थी जो रूही के दोनों भाई करण और आशीष की नज़र इंडिया वाली प्रॉपर्टी पर थी। उन दोनों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि इतनी सारी प्रॉपर्टी रूही को मिल जाए। और रूही के चाचा चाचा को ये बात पसंद नहीं थी क्योंकि रूही के अंदर उनके खानदान का खून नहीं बहता था, इसलिए उनकी पूरी फैमिली को रूही से दिक्कत थी। उन लोगों ने कभी भी रूही को इस परिवार का हिस्सा माना ही नहीं था, तो अब इस परिवार की प्रॉपर्टी उसके नाम कैसे होने देते। बस एक यही ख्याल राधिका के मन में बार बार आ रहा था। जब से देव ने उसे इस बारे में बताया था तब से वह इसी सोच में खोई हुई थी कि हो ना हो इन सब के पीछे रूही के भाइयों का कुछ ना कुछ लेना देना तो जरूर है। लेकिन जब तक उसे कोई ढंग का सबूत नहीं मिल जाता वह इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि वह आज तक कभी रूही के चाचा चाची और उसके भाइयों से मिली ही नहीं थी।
यहाँ तक कि अब तक रूही ने मिहिर के खिलाफ भी काफी कुछ सोच रखा था। वह मिहिर को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती थी, जैसा कि मिहिर ने उसके साथ किया था। ऐसे में उसे खबर मिली थी कि मिस्टर परीख ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक मिहिर परीख, जिनकी वाइफ की 2 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी, वह कुछ महीने बाद अपनी गर्लफ्रेंड ऋतु के साथ शादी करने वाले हैं। उनके कहे मुताबिक ये कंपनी उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड ऋतु के साथ वापस शुरू की थी, इसलिए वो अपनी सफलता में भी उसे अपना साथी बनाना चाहते हैं और अपनी वाइफ की यादों में से बाहर आकर अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। ये खबर सुनते ही राधिका का खून खोल उठा था। कोई आदमी इतना कैसे गिर सकता है। यहाँ तक कि मीडिया से सिंपैथी पाने के लिए मिहिर ने क्या कुछ नहीं किया था, पर आखिर वो उन सब में कामयाब भी रहा था। राधिका मन में, कोई बात नहीं मिस्टर मिहिर परीख, इस वक्त जितना हवा में उड़ना चाहते हो उड़ लो, लेकिन बीच आसमान में तुम्हारे पंख काटकर तुम्हें जमीन पर ना गिराया तो मेरा नाम भी राधिका नहीं। बहुत ड्रामा किया है ना तुमने और ऋतु ने इस शादी के लिए। अब तुम दोनों की शादी से पहले दोनों को सड़क पर लाकर खड़ा ना किया तो देख लेना, भीख मांगोगे, लेकिन कोई भीख भी नहीं। मुझ पर तुम दोनों को जरा सी भी दया नहीं आई थी ना। अब मैं देखूंगी कौन आएगा तुम्हारी मदद के लिए आगे। उद्धरण चिन्ह। ये सब सोचकर राधिका अपने फोन से किसी को कॉल लगाती है। हेलो, रूही बोल रही हूँ, मैंने जो काम बोला था वह हुआ। उद्धरण चिन्ह। हाँ, ऑलमोस्ट सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसा प्लान किया था। कुछ ही दिनों में पेपर्स भी रेडी हो जाएंगे और मिहिर खुद वो ऑफर लेकर आपके ऑफिस आएगा, राधिका, और तब जाकर शुरू होगी उसकी बर्बादी और मेरा बदला। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उद्धरण चिन्ह। राधिका, मदद करने के लिए शुक्रिया। उद्धरण चिन्ह। और फिर कुछ जरूरी काम की बात करने के बाद राधिका फोन रख देती है। अगले दिन मुंबई में मिहिर के घर सुबह के वक्त मिहिर अपने बेडरूम में ऋतु की बाहों में सो रहा था। किसी शोर शराबे की वजह से उसकी नींद खुलती है और वह नीचे हॉल में आता है। ऋतु भी उसके पीछे पीछे हॉल में आती है। वहां पर नैना और सर्वोत्तम जी के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। मिहिर, यह क्या हल्ला मचा रखा है आप दोनों ने सुबह सुबह? आदमी चैन से सो भी नहीं सकता क्या? उद्धरण चिन्ह। सर्वोत्तम जी, अपनी बहन को समझाओ, तुम फिर से वही जिद पर अड़ी हुई है। मिहिर, यार नैना, ये हर रोज क्या नया ड्रामा लगा रखा है तूने? तुझे एक बार बोला ना कि तेरी शादी फिक्स हो चुकी है, फिर हर रोज ये बहस लेने का क्या मतलब बनता है? उद्धरण चिन्ह। नैना, क्या मुझसे पूछा आपने? मेरी शादी फिक्स करने से पहले बस अपनी मनमानी करी और हाँ बोलकर आ गए। अरे मुझे नहीं करनी है उस प्रकाश राव से शादी। कितनी बार बताऊं मैं आप लोगों को? उद्धरण चिन्ह। ऋतु, तुम भी तो हमें समझो, हम तुम्हारा बुरा तो नहीं चाहेंगे ना नैना। हम लोगों ने बहुत सोच समझकर तुम्हारे भले के लिए ही यह फैसला लिया है। नैना, हाँ, मेरे भले के लिए फैसला लिया है, इसीलिए मेरी शादी मुझसे 20 साल बड़े आदमी के साथ करवाई जा रही है। ऋतु, मगर तुम प्रकाश का फैमिली बैकग्राउंड भी देखो, वह लोग हमसे भी कई गुना ज्यादा अमीर है और प्रकाश का कोई भाई बहन भी नहीं है। तुम रानी बनकर राज करोगी उनके वहां, और प्रकाश की उम्र सिर्फ 44 साल ही है। इतनी उम्र में शादी करना आज के जमाने में काफी नॉर्मल है। नैना, अच्छा, अगर इतना ही नॉर्मल है तो तू क्यों नहीं कर लेती उससे शादी? मेरी जगह तू ही बैठ जाना मंडप में उसके साथ, फिर करना पूरी जिंदगी रानी बनाकर राज। मेरे पीछे क्यों पड़ी है? उद्धरण चिन्ह। नैना का इतना ही बोलना था कि एक जोर का थप्पड़ उसके गालों पर पड़ जाता है। यह थप्पड़ मिहिर ने मारा था। मिहिर के इस थप्पड़ से नैना शॉक्ड हो चुकी थी। उसे लगा नहीं था कि उसका भाई ऋतु के लिए उस पर हाथ उठाएगा। मिहिर, जुबान संभाल कर बात करो नैना, होने वाली भाभी है वह तुम्हारी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसके बारे में ऐसा कुछ बोलने की? कम से कम भाभी ननंद के रिश्ते का तो लिहाज करो। नैना अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोलती है, भाई रिश्ते की बात आप ना ही करो तो ही बेहतर है। बहुत अच्छे से पता है मुझे कि आपने भाभी के साथ क्या किया था। वह आपकी पत्नी नहीं थी क्या? उस रिश्ते का तो लिहाज नहीं किया आपने। सर्वोत्तम जी, बस करो नैना, कितनी बार कहा है कि उसे लड़की का जिक्र भी नहीं होना चाहिए हमारे घर में। अगर तुम्हें उसकी इतनी ही याद आती है तो चली जाओ उसके पास, लेकिन मुझे इस घर में हर रोज ऐसा क्लेश नहीं चाहिए। मिहिर पापा, ये लड़की जानबूझकर शादी के लिए इतने नखरे कर रही है ताकि वह अपने उसे आवारा और निकम्मे बॉयफ्रेंड से शादी कर सके। नैना, निकम्मा नहीं है वह भाई, अच्छी खासी नौकरी करता है और महीने के अच्छे खासे पैसे भी कमाता है और साथ ही इज्जत की जिंदगी जीता है। और क्या चाहिए आप लोगों को? क्यों आप लोग मेरी और शुभ की शादी के इतने खिलाफ है? उद्धरण चिन्ह। मिहिर, अरे बोलने से पहले सोचा तो कर, कहाँ वह 2 कौड़ी का महीने के 5 पैसे कमाने वाला लड़का।
और तुम महलों में राज करने वाली, कैसे खुश रख पाएगा वह तुझे। उद्धरण चिन्ह। नैना, कम पैसों में भी खुश रहा जा सकता है, वह मुझसे प्यार करता है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, इतना हम दोनों के लिए काफी है। आप लोग सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते कि मेरी उससे शादी करवाने की वजह से आप लोगों की इज्जत कम हो जाएगी। सर्वोत्तम जी, अगर इतना ही समझती हो तुम तो क्यों फिर अपनी बेकार की जिद लेकर खड़ी हो। जहां पर हमने तुम्हारी शादी तय की है, चुपचाप शादी करो। काफी अमीर खानदान है, पूरी जिंदगी बैठकर खा सकती हो तुम। नैना, हाँ, इतना अमीर कि उससे मेरी शादी करवाने की वजह से आपको बिजनेस में काफी प्रॉफिट होने वाला है। और इसी प्रॉफिट के लिए आप मुझे बेच रहे हो उस अधेड़ के हाथों। बच्ची नहीं हूं मैं, सब समझती हूं। सर्वोत्तम जी ने भी नैना को मारने के लिए उसे पर हाथ उठाया, लेकिन बीच में ही रुकते हुए बोले, अगले महीने मिहिर और ऋतु की शादी के पहले तुम्हारी और प्रकाश की शादी होने वाली है, और यह फैसला हो चुका है। तो इस बारे में अब और कोई बहस नहीं होगी। नैना, डेड प्लीज, क्या आप लोग मेरी खुशी के लिए एक बार अपने स्टेटस के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। ऋतु, अरे नैना, क्यों जिद कर रही है तू। क्या तुम अपने परिवार की खुशी के लिए एक शादी नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। नैना, तुम तो बीच में ना ही बोल तो ही बेहतर है, अब तो तुम्हें दोस्त बोलने में भी मुझे शर्म आ रही है। आखिर तुमसे यह उम्मीद नहीं थी मुझे। ऋतु, नैना, मैं तो बस तुम्हारे ही भले के लिए बोल रही हूँ, मगर तुम तो। उद्धरण चिन्ह। मिहिर, रहने दो ऋतु, इस लड़की को कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है। अभी इसके ऊपर प्यार का भूत चढ़ा हुआ है, कुछ दिनों में प्यार का भूत उतर जाएगा और फिर अपने आप ही शादी के लिए मान जाएगी। अब ये बहस छोड़ो, चलो तुम, मुझे बहुत नींद आ रही है। एक एक करके सब लोग वहां से चले जाते हैं और नैना रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसका फोन बजता है, वह स्क्रीन पर देखी है तो शुभ का नाम फ्लैश हो रहा था। वह रोते हुए फोन उठाती है। शुभ, अरे क्या हुआ नैना, तुम रो क्यों रही हो। उद्धरण चिन्ह। नैना, मैं रो नहीं तो और क्या करूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे परिवार के लोग इतने लालची हो चुके हैं कि पैसों के लिए वह अपनी बेटी को बेचने के लिए भी तैयार है। उन्होंने 2 महीने बाद मेरी शादी उस प्रकाश के साथ फिक्स कर दी है, यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। शुभ, देखो नैना, तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसे ही तुम्हारी शादी किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। एक बात बताओ, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो। उद्धरण चिन्ह। नैना, अपनी जान से भी ज्यादा। उद्धरण चिन्ह। शुभ, तो फिर चलो मेरे साथ, मौका मिलते ही हम यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं और फिर वहां सुकून की जिंदगी जिएंगे। नैना, मगर शुभ, हम ऐसे नहीं भाग सकते, यहाँ पर तुम्हारी नौकरी है, सब कुछ है। शुभ, नौकरी की फिक्र मत करो, वह तो दूसरी भी मिल जाएगी। मुझे मेरी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, और वैसे भी मेरा तो कोई परिवार भी नहीं है, बचपन से अनाथ हूँ, तो परिवार को छोड़कर जाने की फिक्र भी नहीं है। नैना, ऐसा मत बोलो शुभ कि तुम अनाथ हो, मैं हूं तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगी। आखिरकार नैना शुभ के साथ भाग जाने का डिसाइड कर लेती है। वह दोनों अब सिर्फ मौके की तलाश में थे कि कब नैना इस घर से निकल सके और हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर शुभ के पास चली जाए। क्रमशः नीला दिल चैप्टर 37 डिनर विद खुराना फैमिली। राधिका आज सुबह से अपने ऑफिस के कामों में बहुत बिजी थी, तभी उसके पास आरुषि का कॉल आता है। राधिका, हाँ बोल। आरुषि, कितनी बिजी रहती हो यार तुम, कभी तो सामने से कॉल कर दिया करो। राधिका, सॉरी यार, मगर तुम तो जानती हो ना इस नए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर मैं कितनी बिजी हूँ। आरुषि, हाँ हाँ जानती हूँ, तुझे पता है आज मेरे घर पर फैमिली डिनर है और इसलिए तुम और सैम भी आ रहे हो आज मेरे घर डिनर के लिए। राधिका, पागल है क्या आरू, तेरे घर फैमिली डिनर पर हम दोनों का क्या काम है। उद्धरण चिन्ह। आरुषि, अरे यार, मम्मा चाहती है कि आज अक्षत भाई घर पर खाना खाए, मगर वह अकेले आएंगे तो मुझे पक्का यकीन है कि घर पर डिनर टेबल पर बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा यार, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी आओ ताकि सबका ध्यान भटका रहे और सबके बीच बातें भी होती रहे। राधिका, हम, वैसे एक बात बता, ये तेरे भाई के डिनर के लिए आने की वजह से ऑकवर्ड क्यों हो जाएगा सबको, और ये तेरा भाई सबसे दूर अकेले क्यों रहता है। उद्धरण चिन्ह। आरुषि, यार वो बहुत लंबी बात है। राधिका, क्यों, क्या हुआ, तेरे भाई को निकाल दिया था क्या किसी वजह से। उद्धरण चिन्ह। आरुषि, प्लीज रू, ऐसे मत बोल, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, उन्होंने शिवू भैया के लिए खुद घर छोड़ दिया था। राधिका, क्या मतलब। उद्धरण चिन्ह। आरुषि, यार बहुत लंबी बात है, तुझे कभी फुर्सत से बताऊंगी, तू अभी बस इतना याद रख कि आज रात 8 बजे तू मेरे घर आ रही है खाने के लिए। मैंने सैम को भी बोल दिया है, वह भी पहुंच जाएगा। राधिका, यार नहीं, वह मैं आज तो नहीं आ पाऊंगी। उद्धरण चिन्ह।
आरुषि, वह सब मैं कुछ नहीं जानती, तू आज मेरे घर डिनर के लिए आ रही है बस, और अगर तू नहीं आए तो मैं तुझसे बात नहीं कर रही, बाय। इतना बोलकर आरुषि फोन रख देती है और राधिका फोन को देखते ही रह जाती है। राधिका मन में, यार ये लड़की समझती क्यों नहीं है, यहाँ मैं अक्षत को इतना अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ और यह है कि अब क्या करूँ। हाँ, शाम को कॉल करके बोल दूंगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं डायरेक्ट घर जा रही हूँ। ये एकदम सही रहेगा। उद्धरण चिन्ह। अपने आप सब कुछ डिसाइड करके राधिका फिर से अपने काम में जुड़ जाती है, तभी उसके पास अक्षत की कॉल आती है। अक्षत का नाम स्क्रीन पर देखकर वह मुंह बना देती है। एक तो इस आदमी को दिन में 2 बार मुझे फोन किए बिना चैन कहाँ मिलता है, फिर से मुझे तंग करने के लिए कोई ना कोई प्लान बनाया होगा। है भगवान, यह मैं कहाँ फंस गई। उद्धरण चिन्ह। राधिका मुंह बनाते हुए फोन उठाती है तो सामने से अक्षत की बहुत ही सीरियस आवाज आती है। सुनो, तुम्हारी किडनैपिंग के सिलसिले में बहुत ही जरूरी बात पता चली है, मुझे जल्दी से जल्दी ऑफिस पहुंचो और मेरी केबिन में आकर मुझसे मिलो। इससे पहले कि राधिका कुछ बोल पाती, अक्षत तुरंत ही फोन कट कर देता है। अक्षत का ऐसा ऑर्डर सुनकर राधिका वही गुस्से में अपने पैर पटकती है। यह आदमी अपने आप को समझता क्या है, मुझे ऑर्डर दे रहा था, प्यार से नहीं बोल सकता क्या? और ऐसी भी क्या बात है जो इतने अर्जेंटली अपने ऑफिस बुला लिया? फोन पर वह बात नहीं बता सकता था क्या? कौन सा मेरे पड़ोस में है इसका ऑफिस जो 2 मिनट में पहुंच जाऊंगी? एक्सप्रेशनलेस राधिका अपना सारा काम वही छोड़कर तुरंत अपनी गाड़ी की चाबी लेकर अक्षत के ऑफिस पहुंचने के लिए निकलती है। थोड़ी देर में वह वहां पहुंच जाती है और सीधे अक्षत की केबिन में जाती है। अक्षत उसी का इंतजार कर रहा था। राधिका अंदर घुसते ही अक्षत के सामने चेयर पर बैठ जाती है और टेबल पर पड़ा पानी का गिलास उठाकर पीने लगती है। अक्षत उसे घूर कर देख रहा था। राधिका उसकी तरफ आंखें दिखाते हुए पूछती है, क्या है? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, नहीं मतलब तुम्हारे अंदर शर्म जैसी कोई चीज ही नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। राधिका, अब मैंने क्या किया? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, एक तो तुम बिना परमिशन मेरी केबिन में घुसी चली आई, ऊपर से मुझसे पूछे बिना मेरे सामने बैठ गई और अब मेरे ही टेबल से पानी उठाकर पी गई जैसे किसी कैंटीन में बैठी हो। राधिका, हाँ तो तुम ही ने मुझे फोन करके दौड़ दौड़ कर ऑफिस आने को कहा था और अब आ गई हूं तो कंप्लेंट किया जा रहे हो। अजीब आदमी हो यार। उद्धरण चिन्ह। अक्षत, मैं अजीब हूँ? और मैंने कब तुम्हें दौड़ दौड़ कर आने को कहा? शांति से अपनी कार में भी तो आ सकती थी ना? उद्धरण चिन्ह। राधिका, हाँ हाँ ठीक है, अब ये सब बकवास छोड़ो और काम की बात बताओ। अक्षत, यार ये तुम्हारे साथ रह रहकर मुझे भी फालतू बकवास करने की आदत हो गई है। राधिका, अनअम्यूज्ड 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 अनअम्यूज्ड। अक्षत, हाँ तो बात यह है कि जिन लोगों ने तुम्हारा किडनैप किया था उन लोगों का ऑस्ट्रेलिया में किसी के साथ कोई कांटेक्ट था और वहीं से कोई था जो यहाँ पर इन लोगों को ऑर्डर दे रहा था और यह सारे आदमी उसी के इशारों पर सब कुछ कर रहे थे। और जैसा कि तुमने बताया, तुम्हें किडनैप करके वह लोग शिप के जरिए दुबई ले जाने वाले थे, वह सिर्फ आधी बात थी। उन लोगों का असली टारगेट ऑस्ट्रेलिया था। अगर अब तक ये पता नहीं चला है कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कौन है जो तुम्हारी जान का दुश्मन बना है और वह तुमसे क्या चाहता है, क्या तुम ऐसे किसी को जानती हो जिसका रिश्ता ऑस्ट्रेलिया से हो? उद्धरण चिन्ह। अक्षय की पूरी बात सुनकर राधिका के मन में पहला ख्याल अपने चाचा चाची और भाइयों का आता है, लेकिन वह अभी किसी भी बात को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं थी, इसलिए इस वक्त तो वह अक्षय को कुछ नहीं बताती। राधिका, नहीं मुझे ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो कुछ नहीं पता, हो सकता है शायद बड़े पापा को पता हो। अक्षत, बड़े पापा? उद्धरण चिन्ह। राधिका, मेरा मतलब दादाजी को। अक्षत, हम देखा तुम्हारे इस लड़ाकू स्वभाव की वजह से तुम्हारे दुश्मन ऑस्ट्रेलिया तक फैले हुए हैं, अब तो सुधर जाओ। राधिका, ओह हेलो, मैं किसी से कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करती समझे। उद्धरण चिन्ह। अक्षत, हाँ वह तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। अनअम्यूज्ड। राधिका, क्या ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तुमसे कभी नहीं लड़ती, तुम हर बार शुरू करते हो। और यह क्या, बस इतनी सी बात करने के लिए तुमने मुझे इतनी दूर बुलाया? फोन पर नहीं बता सकते थे क्या? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, इतनी दूर तो ऐसे बोल रही हो जैसे 7 समंदर पार करके मुझसे मिलने आए हो, यही पास में तो है तुम्हारा ऑफिस। राधिका, हाँ मगर कौन सा तुम्हारी ऑफिस की बाजू की बिल्डिंग में है? अक्षत, अरे गाड़ी से तो आए हो, क्या परेशानी है? पेट्रोल ज्यादा चला गया क्या? कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा पेट्रोल के पैसे, अब तो खुश। उद्धरण चिन्ह। राधिका, ये तुम्हारी अमीरी ना तुम अपने पास रखो, मुझ पर अपनी अमीरी मत झाड़ो। और बात पैसों की नहीं है, दुनिया भर में पेट्रोल का कुआं सूख रहा है, कम से कम उसकी तो फिक्र करो।
पैसों से तुम नया पेट्रोल तो नहीं बनवा सकते ना, अंबानी की दूसरी औलाद। अक्षत पेट्रोल का कुआं, सीरियसली? उद्धरण चिन्ह। राधिका हाँ तो वही हुआ ना, जैसे जमीन से पानी निकलता है कुएं में, वैसे ही अगर पेट्रोल निकलेगा तो उसे पेट्रोल का कुआं ही बोलेंगे ना। अक्षत हाँ हाँ ज्ञान की देवी, मान ली मैंने तुम्हारी बात। तुमसे ज्यादा समझदार तो इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। राधिका हाँ चलो देर से ही सही मगर तुम्हें अक्ल तो आए। अक्षत अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। राधिका ठीक है बाय, अब मैं चलती हूँ। अक्षत ओ कहाँ चली? उद्धरण चिन्ह। राधिका अपने घर। और कहाँ जाऊंगी? उद्धरण चिन्ह। अक्षत क्यों, आज रात तुम डिनर के लिए खुराना पैलेस नहीं आ रही क्या? उद्धरण चिन्ह। राधिका को एकदम से जैसे याद आता है तो वह अपना सर पकड़कर नाटक करते हुए बोली, यार वो मेरा ना सर बहुत ज्यादा दुख रहा है, मुझे आराम की बहुत जरूरत है, प्लीज क्या तुम आरुषि को बोल दोगे कि मैं आज नहीं आ सकती? अक्षत आंखें फाड़कर उसे देख रहा था और फिर अपने लैपटॉप पर काम करते हुए वह बोलता है, तुम्हें अगर पता ना हो तो बता दूं, तुम बहुत ही बेकार एक्टर हो, तो अब ये नाटक करना बंद करो और चुपचाप यहीं बैठी रहो। वैसे भी 7 बजे बजने वाले हैं, हम दोनों साथ ही खुराना पैलेस चले जाएंगे। राधिका यार इतना भाव क्यों खा रहे हो? आरुषि को बोल देना ना यार की मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज यार तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अक्षत उसके करीब जाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, क्यों, तुम क्या मेरी मिस एंजल हो जो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार रहूंगा? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर राधिका एकदम से चुप हो जाती है और वह फिर से अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि भले ही अक्षत को नहीं पता था लेकिन असल में तो मिस एंजल वही थी ना। अब तक तो वह इतना भी बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि अक्षत अपनी मिस एंजल के लिए कुछ भी कर सकता है। वह अक्षत से थोड़ा सा दूर होकर बोलती है, राधिका यार मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अक्षत अच्छा अभी अभी मेरे साथ बहस कर रही थी, तब तो तुम्हारी तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास लग रही थी, अचानक से क्या हो गया? उद्धरण चिन्ह। राधिका मुंह बनाकर वहीं पर बैठ जाती है और घड़ी को देखती रहती है। 7 बजे बजने में अभी थोड़ा सा टाइम था तो वह अपना फोन देखने लगती है। अक्षत एक नज़र उसे देखता है, उसे बहुत हंसी आ रही थी मगर फिर अपनी हंसी कंट्रोल करके वापस काम पर लग जाता है। शाम 7 बजे अक्षत और राधिका एक साथ खुराना पैलेस के लिए निकलते हैं, लेकिन पार्किंग में पहुंचते ही दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। राधिका कार की चाबी इधर दो, मैं ड्राइव करूंगी। अक्षत बिल्कुल नहीं, मैं क्या पागल हूं जो तुम्हारे भरोसे अपनी प्यारी कार दे दूं और साथ में खुद भी बैठूं? मुझे मेरी जिंदगी से बहुत प्यार है। राधिका ओह हेलो, मेरी ड्राइविंग बहुत अच्छी है समझे। अक्षत होगी तुम्हारी ड्राइविंग वर्ल्ड की बेस्ट, लेकिन मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है समझी। तो अब चुपचाप पैसेंजर सीट पर बैठो, ये 2-4 आदमी बुलाओ तुम्हें उठाकर बैठाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। राधिका एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्या मैं इतनी भारी नजर आता हूं जो मुझे उठाने के लिए तुम्हें 2-4 आदमी की जरूरत पड़ेगी? उद्धरण चिन्ह। अक्षत नहीं, दिखने में तो तुम घास के तिनके जितनी हो लेकिन तुम्हारा दिमाग बहुत भारी है। वैसे तो पूरा खाली है मगर फिर भी पता नहीं कैसे इतना भारी रहता है। राधिका क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? लुक ऑफ ट्रायम्फ। अक्षत नहीं, मैं तो तारीफ कर रहा था, अब चुपचाप गाड़ी में बैठो, हमें लेट हो रहा है। राधिका मुंह बिगड़ते हुए गाड़ी में बैठ जाती है और वह दोनों खुराना पैलेस पहुंचते हैं। सब लोग उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे, सैम पहले से ही पहुंच चुका था और अक्षत ने आरुषि को कॉल करके बता दिया था कि राधिका उसके साथ ही आ रही है। सब लोग एक साथ डिनर के लिए बैठे थे। आज दादी जी और नीति जी के काफी फोर्स करने की वजह से है अभय जी भी सबके साथ बैठे थे मगर कोई कुछ भी बोल नहीं रहा था। अक्षत भी चुपचाप बैठा नजरें झुकाए अपना खाना खा रहा था। राधिका को ये खामोशी बहुत अजीब लग रही थी और आरुषि ने जो उसे बताया था उसे जानकर राधिका को पूरा यकीन हो चुका था कि इस परिवार में कोई ना कोई बहुत बड़ी गड़बड़ तो जरूर हुई है, जिस वजह से अक्षत सबसे दूर हो चुका था। फिर भी राधिका, आरुषि और सैम की वजह से सबके बीच थोड़ी बहुत बातें तो होती ही है। अक्षत भी उन सब में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है और अक्षत और शिवम मिलकर ऑफिस और बिजनेस की बात करते हैं, क्योंकि अभय जी को भी बिजनेस के बारे में जानना था कि ऑफिस में सब कैसा चल रहा है। यूं तो शिवम हर रोज की डेली अपडेट अभय जी को देता रहता था और ऑफिस के मैनेजर से भी अभय जी की बात होती रहती थी। उन्हें ये भी पता चला कि ऑफिस में सब अक्षत की काफी तारीफ कर रहे थे, लेकिन फिर भी वह अक्षत के मुंह से सुनना चाहते थे बिजनेस के बारे में। राधिका ने भी खुराना इंडस्ट्रीज के साथ काम करने का अपना एक्सपीरियंस बताया, ये छुपाते हुए कि अक्षत उसे कितना तंग करता रहता है। 38 राधिका की फाइल।
थोड़ी बहुत बातें करते करते दिन खत्म हो जाता है। आरुषि राधिका को काफी फोर्स करती है उसके साथ यही उसके घर रुक जाने के लिए। आरुषि, यार रूह, तू हर बार कल आएगी बोलकर कभी मेरे घर नहीं आती, आज पहली बार स्पेशली डिनर के लिए आए हैं तो रुक जाना यार। मैंने अंकल आंटी से भी बात कर ली है, उन्होंने भी हाँ बोल दिया है, फिर क्या प्रॉब्लम है? उद्धरण चिन्ह। नीति जी, हाँ बेटा रुक जाओ, हमें भी अच्छा लगेगा और आरुषि का भी बहुत मन है। पहले तो राधिका बहुत मना करती है मगर फिर आरुषि के बहुत कहने पर वह मान जाती है। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और राधिका आरुषि के साथ उसके कमरे की तरफ चली जाती है। सबके जाने के बाद अक्षत भी वापस अपने घर जाने के लिए निकलता है, तभी नीति की और दादी जी उसे रोक लेती है। नीति की उसे यहीं रुक जाने के लिए बहुत मनाती है मगर अक्षत उनकी एक बात नहीं सुनता, वह उन्हें सॉरी कहकर जाने लगता है। नीति जी, अच्छा ठीक है, यहाँ रुक नहीं सकते मगर थोड़ी देर बैठकर हमारे साथ बातें तो कर सकता है ना? उद्धरण चिन्ह। नीति की और दादी के बहुत कहाँ पर अक्षत थोड़ी देर वही गार्डन में बैठकर उनके साथ बातें करने लगता है। काफी लंबे वक्त बाद उनके साथ बातें करते हुए अक्षत को भी काफी अच्छा महसूस हो रहा था। उधर कमरे में आरुषि और राधिका कपड़े चेंज करके फ्रेश होने के बाद एक दूसरे के साथ बातें करने में बिजी थी, तभी राधिका का फोन बजता है। देव का फोन देखकर वह कॉल उठाती है और बात करने के लिए बाहर चली जाती है। देव उसके साथ मुंबई में दादाजी के घर वाले केस को लेकर बात कर रहा था। राधिका बात करते हुए गार्डन एरिया में पहुंच जाती है। वह बात खत्म करने के बाद वापस कमरे में जाने के लिए मुड़ती है मगर तभी उसे अक्षत उसकी तरफ आते हुए नजर आता है। वह फोन पर किसी से बात कर रहा था और उसका ध्यान राधिका पर बिल्कुल नहीं था। राधिका मन में, मेरा तो समझ में आता है मगर इतनी रात गए ये दुष्ट लोमड़ी किससे बातें कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। इतना सोचकर राधिका तुरंत उधर दीवार के पीछे छुप जाती है और ध्यान से अक्षत की बातें सुनने की कोशिश करती है। अक्षत, हाउ डेयर यू, तुम लोगों की ऐसा बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई कि वह इस दुनिया में नहीं रही? उद्धरण चिन्ह। सामने से आदमी बहुत घबराई हुई आवाज में कहता है, सर हमने उसके बारे में जितना पता लगवाया उससे यही पता चला है कि उस लड़की की 2 साल पहले मौत हो चुकी है। अक्षत, नहीं, अपनी बकवास बंद करो, मेरी मिस एंजल को कुछ नहीं हो सकता समझे? उसे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। मैं जानता हूं उसे कुछ नहीं हुआ है, वह बिल्कुल ठीक है। अक्षत के मुंह से मिस एंजल सुनकर राधिका चौंक जाती है। आदमी, सर हमारे पास सबूत भी है, यहां तक कि उस लड़की का डेथ सर्टिफिकेट भी निकल चुका है। जिस दिन आप उससे लड़की से मिले थे उसके अगले ही दिन उसके साथ यह हादसा हुआ था और यही वजह है कि हमें उसके बारे में पता लगाने में इतना टाइम लग गया। अक्षत, मैंने कहा ना उसे कुछ नहीं हुआ है। तुम लोग अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से उसकी सारी डिटेल्स दो मुझे। आदमी, मगर सर। उद्धरण चिन्ह। अक्षत, जितना कहा है उतना करो। फाइल रेडी तो है ना? उद्धरण चिन्ह। आदमी, यस बॉस, फाइल एकदम रेडी है और उनकी सारी इंफॉर्मेशन है इस फाइल में। बहुत मेहनत लगी लेकिन आखिरकार सब कुछ पता लग चुका है। अक्षत, गुड, मैं थोड़ी ही देर में घर पहुंच रहा हूं। अभी के अभी मेरे घर जाओ और अंदर जो आदमी होगा उससे बोलो कि इस फाइल को मेरे कमरे में रख दे, मैं जल्द से जल्द आ रहा हूं। इतना बोलकर अक्षत फोन काट देता है और वापस नीति की और दादी जी के पास चला जाता है। वह तो काफी खुश लग रहा था कि फाइनली उसे आज उसकी मिस एंजल के बारे में कुछ पता चलेगा, और इस खुशी में उसने उसके आदमियों की वह बात पूरी तरह से इग्नोर कर दी कि वह लड़की मर चुकी है, क्योंकि उसका दिल यह मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि मिस एंजल इस दुनिया में नहीं रही। अक्षत तो काफी खुश और एक्साइटेड था। दूसरी तरफ मौत के बारे में सुनकर उसे अपने आदमियों पर काफी गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए वह जल्द से जल्द जाकर फाइल पढ़ना चाहता था और सब कुछ जानना चाहता था। लेकिन यहाँ राधिका की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। राधिका वहां खड़ी खड़ी सोच रही थी, इसका मतलब अक्षत को मेरे बारे में सब कुछ पता लगने वाला है। उसके आदमियों ने मेरे बारे में सब पता लगा लिया। अगर अक्षत ने वह फाइल पढ़ ली तो उसे पता चल जाएगा कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकती। मुझे कुछ भी करके अक्षत को वह फाइल पढ़ने से रोकना होगा। मगर वह मेरी बात क्यों मानेगा यार? वह तो पहले से ही अपनी मिस एंजल के पीछे पागल हो चुका है। अब बस एक ही रास्ता बचा है। अक्षत के पहले मुझे उसके घर जाकर वह फाइल चुरानी होगी। बस इतना ही सोचा था कि राधिका तुरंत ऊपर आरुषि के कमरे की तरफ भागती है और कमरे में पहुंचकर वह सीधा आरुषि से कहती है, आरु जल्दी कर, मुझे तेरी गाड़ी की चाबी दे। उद्धरण चिन्ह। आरुषि, अरे क्या हो गया? तू इतनी जल्दी में क्यों लग रही है? और गाड़ी लेकर कहाँ जाना है, वह भी इतनी रात गए? उद्धरण चिन्ह। राधिका, आरु प्लीज, अभी इन सब सवालों का टाइम नहीं है मेरे पास।
प्लीज यार समाज, मेरा जाना बहुत जरूरी है, तू चाबी दे रही है या मैं टैक्सी करके चली जाऊं? उद्धरण चिन्ह। आरुषि रुक जा यार, देती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अक्षत अभी भी नीति की और दादी जी के साथ बात करने में बिजी था। ऐसे में राधिका आरुषि की गाड़ी की चाबी लेकर पीछे के दरवाजे से चुपके से निकल जाती है और सीधे अक्षत के घर जाकर रुकती है। वह पहले भी अक्षत के घर आ चुकी थी, तो इस बार उसके घर के गार्ड उसे नहीं रोकते अंदर जाने से, लेकिन वह मेन गेट से घर के अंदर नहीं घुसती। वह अपने चेहरे को दुपट्टे से पूरी तरह से ढक देती है और फिर पीछे की तरफ से होते हुए सीधे अक्षत के कमरे की खिड़की से अंदर घुस जाती है। अंदर जाकर पूरे कमरे में वह फाइल्स को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नज़र सामने टेबल पर रखी फाइल पर जाती है। वो तुरंत उसे उठाकर खोलती है। फाइल के अंदर पहले ही पन्ने पर उसकी एक तस्वीर लगी हुई थी, 2 साल पहले की। पर एक एक करके उसकी सारी डिटेल्स भी लिखी हुई थी, यहाँ तक कि उसकी शादी के बारे में और बर्थडे के दिन अचानक से गायब हो जाने के बारे में भी लिखा था। इस फाइल में ये भी जिक्र किया हुआ था कि राधिका की डेड बॉडी अब तक नहीं मिली थी। राधिका फाइल आगे पढ़ने ही वाली थी कि तभी अचानक से कोई पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता है और सीधे ले जाकर उसे दीवार पर टिका देता है। अचानक हुई इस हरकत की वजह से राधिका बहुत घबरा जाती है। वह आंखें खोलकर देखती है तो उसके सामने अक्षत खड़ा था। चैप्टर 39 अक्षत लर्न्स द ट्रूथ। राधिका नाम मिस एंजल के नाम की फाइल लगभग चुरा ही ली थी, लेकिन तभी अक्षत वहां आ जाता है और उसके दोनों हाथ बहुत टाइट पकड़कर सामने दीवार पर टिका देता है। अचानक से हुई इस हरकत की वजह से राधिका की आंखें डर से बंद हो जाती है। जब वह दिन में से अपनी आंखें खोलकर अक्षत से नजरें मिलती है तो उसे अक्षत का काफी गुस्से से भरा हुआ चेहरा नजर आता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजरें अक्षत से मिलती है, अगले ही पल अक्षत के रिएक्शन बदल जाते हैं। उसकी आंखें धीमे धीमे बड़ी होने लगती है और उसकी पकड़ और मजबूत हो जाती है। उसके होंठ कांपने लगते हैं और जुबान से बस एक ही आवाज निकलती है, माँ, मिस एंजल। उद्धरण चिन्ह। अक्षत के मुंह से यह नाम सुनकर राधिका के होश उड़ जाते हैं। आखिरकार अक्षत ने उसे कैसे पहचाना? वह बस बड़ी बड़ी आंखें करके अक्षत को देख रही थी। अक्षत के रिएक्शन धीरे धीरे खुशी में बदल रहे थे। अक्षत अपना चेहरा राधिका के और नजदीक लाते हुए कहता है, वही आंखें, वही रौनक, वही अंदाज, मेरी मिस एंजल, तुम ही हो। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई, स्माइलिंग फेस। राधिका कांपती हुई आवाज में कहती है, ना, नहीं, मैं कोई मिस एंजल नहीं हूं, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। उद्धरण चिन्ह। अक्षत नहीं, वह तुम ही हो, माय लव। मैं तुम्हें हजारों की भीड़ में भी पहचान सकता हूं, इन आंखों को मैं कभी नहीं भूल सकता। यू आर माई मिस एंजल। अक्षत की बात सुनकर राधिका को रियलाइज होता है कि उसने क्या गलती कर दी थी। राधिका को अक्सर सोते वक्त अपने लेंस निकालकर सोने की आदत थी और इसी आदत के मुताबिक वह आज भी जब फ्रेश होने गई तब उसने अपने लेंस निकाल दिए थे। क्योंकि कमरे में उसके और आरुषि के अलावा और कोई नहीं आने वाला था और अक्षत के घर से फाइल चलाने की जल्दी जल्दी में उसका इस बात पर ध्यान ही नहीं गया और वह अपने लेंस पहनना भूल गई। राधिका खुद को बहुत कोस रही थी मन ही मन, अगर अब कुछ नहीं हो सकता था, अक्षत उसे पहचान गया था, फिर भी वह अपने बचाव की एक कोशिश करके देखना चाहती थी। वह अक्षय को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करती है। यह क्या मिस एंजल लगा रखा है? मैं वह नहीं हूं जिसे तुम ढूंढ रहे थे, अब छोड़ो मुझे और जाने दो। उद्धरण चिन्ह। लेकिन उसके धक्का देने की वजह से अक्षत जरा भी नहीं हिलता, बल्कि वह राधिका के हाथों पर अपनी पकड़ और मजबूत बना लेता है। इसी बीच राधिका ने जिस कपड़े की मदद से अपनी कलाई का टैटू छुपा रखा था, वह कपड़ा भी थोड़ा सा हट जाता है। जब अक्षत का ध्यान उसे पर जाता है तो वह उस कपड़े को पूरी तरह से हटा देता है। उसकी कलाई में वही टैटू देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अक्षत, देखा, मैंने कहा था ना, तुम वही हो, मैं तुम्हें पहचान में कोई गलती कर ही नहीं सकता। ये वही टैटू है जो मैंने उस दिन देखा था, तुम वही हो। क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रही? उद्धरण चिन्ह। राधिका अब चिढ़ चुकी थी, मगर इससे पहले कि वह कुछ रिएक्ट कर पाती, अक्षत उसे जोर से खींचकर उस तस्वीर के सामने खड़ा कर देता है। वह कभी तस्वीर को तो कभी राधिका को बारी बारी से देखता है। अक्षत, आज इतने वक्त बाद तुम मुझे मिली भी तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। वही दुपट्टे से ढका हुआ चेहरा, वही नीली आंखें, आंखों के आगे आते हुए ये तुम्हारे छोटे छोटे बाल, तुम्हारी कलाई पर वही टैटू और वही अट्रैक्शन जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रहा है। फाइनली इतने वक्त बाद आज तुम मेरे सामने खड़ी हो। राधिका चिढ़ते हुए बोलती है, सब बकवास है। वह तुरंत मुड़कर वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन अक्षत उसे बहुत टाइटली पकड़ लेता है। राधिका जबरदस्ती उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन अक्षत की मजबूत पकड़ के आगे वह कमजोर पड़ रही थी और इसी बीच उसका दुपट्टा हटकर नीचे जमीन पर गिर जाता है।
और अब अक्षत उसका चेहरा साफ साफ देख पा रहा था। अपने सामने रूही को देखकर अक्षत के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। रूही उसकी मिस एंजल कैसे हो सकती है? क्या यह उसका कोई भ्रम था या फिर वह इतने वक्त से जिसे ढूंढ रहा था? वह इतने दिनों से हर वक्त हर पल उसके सामने ही थी, मगर वह उसे पहचान नहीं पाया। उसके मन में एक साथ बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे थे। उसने रूही को भी छोड़ दिया था। रूही भी समझ चुकी थी कि अक्षत अब सब कुछ जानता है, तो अब भागने का कोई मतलब नहीं बनता था। वह अब वही खड़ी अक्षत के सवालों का इंतजार कर रही थी। इसी चक्कर में राधिका के हाथ से जो फाइल छूटकर नीचे गिर गई थी, उसके पन्ने भी जमीन पर बिखर गए थे। अक्षत की नज़र जब उसे तरफ जाती है तो वह सारे पन्ने उठा लेता है। उसके हाथ में जो पहला पन्ना था उस पर राधिका की तस्वीर लगी हुई थी, जो कि इस वक्त उसके सामने खड़ी रूही के चेहरे से तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही थी। अक्षत का अब सर दुखने लगा था। वह अपना सर पकड़कर वही बिस्तर पर बैठ जाता है। अक्षत, ये सब क्या चल रहा है? इतने सालों बाद तुम मेरे सामने आए हो, मैं तुम्हें पहचानने में कोई गलती नहीं कर सकता, तो फिर इस तस्वीर में जो चेहरा है वह इतना अलग क्यों है? आखिरकार मेरी असली मिस एंजल है कौन? मैं जानता हूं वह तुम ही हो, तो फिर इस तस्वीर में कौन है? क्या ये कोई और लड़की? उद्धरण चिन्ह। अक्षत उस तस्वीर को ध्यान से देखता है। अक्षत नहीं, इस लड़की की आंखें बिल्कुल वैसे ही है जैसी मिस एंजल की थी, जैसी तुम्हारी है। क्या तुम दोनों बहनें हो? उद्धरण चिन्ह। अक्षत के मुंह से पहले सुनकर राधिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर वह बहुत अच्छी तरह से उन्हें छुपा लेती है। अक्षत, रूही प्लीज, अगर तुम जानती हो इन सब के बारे में तो प्लीज मुझे बताओ। मुझे आज बहुत मुश्किल से मेरी मिस एंजल मिली है और मैं उसे फिर से खोना नहीं चाहता। प्लीज मेरी मदद करो। क्या वह तुम ही हो जिसने उस दिन मेरी जान बचाई थी? क्या तुम्हें मैं याद हूं? उद्धरण चिन्ह। राधिका अक्षत के सवालों के जवाब में कुछ नहीं कह पाती। अक्षत अब वह फाइल खोलकर उसे पूरी पढ़ने लगा था। जैसे जैसे वह पढ़ता जा रहा था उसे धीरे धीरे कुछ कुछ बातें समझ आ रही थी, मगर पूरी तरह से वह भी कुछ समझ नहीं पाया था। अक्षत राधिका की तरफ देखता है और उससे पूछता है, इसमें लिखा है कि राधिका की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली। वह अपने बर्थडे के दिन अचानक से गायब हो गई, यानी कि आज से 2 साल पहले। इसमें लिखा है कि जिस दिन राधिका लापता हुई उसे दिन मुंबई की एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल में एक सीक्रेट फेस ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई थी किसी लड़की की, जिसका आधा चेहरा जला हुआ था। क्या वह तुम थी? क्या तुम राधिका हो? उद्धरण चिन्ह। राधिका अभी भी कुछ नहीं बोलती, तो इस बार अक्षत काफी जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, जवाब दो। क्या तुम राधिका हो? उद्धरण चिन्ह। राधिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह तुरंत उस कमरे से निकलकर वहां से भाग जाती है। अक्षत फाइल पकड़े हुए वहीं पर बैठ जाता है। ये सब क्या चल रहा है? आखिरकार मेरी मिस एंजल है कौन? रूही या राधिका? चाहे कुछ भी हो, मैं इस बारे में पता लगा कर रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। राधिका सीधे अपने घर चली जाती है। अब वह कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अक्षत लगभग सारी सच्चाई जान चुका था और वह अच्छे से जानती थी कि अक्षत को अब पूरा सच जानने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वह अपने घर पहुंचकर सीधा बिस्तर पर लेट जाती है और अपनी सोच में खोई हुई उसे कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। और यहाँ अक्षत की नींद उड़ी हुई थी। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। अब उसके सारे सवालों के जवाब सिर्फ 2 लोगों के पास थे। वह तुरंत किसी को कॉल करता है और अगले दिन मिलने के लिए बोलकर कॉल कट कर देता है, और फिर राधिका और रूही की तस्वीर को एक साथ देखते हुए बोलता है, तुम इसमें से चाहे जो कोई भी हो, मेरे इतने करीब आकर मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, अब तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। आई लव यू मिस एंजल। आई लव यू फॉरएवर नीला दिल। अगले दिन सुबह अक्षत की केबिन में आरुषि और सैम अक्षत के सामने खड़े थे। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोलता, तो आरुषि बात की शुरुआत करते हुए कहती है, आरुषि, क्या बात है भाई? आपने इतनी सुबह सुबह हम दोनों को ऐसे क्यों बुलाया है? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी सवाल करने हैं। अगर तुम्हें उनके जवाब पता है तो मुझे सब कुछ सच सच बताना। मैं कोई झूठ सुनना नहीं चाहता, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। सैम, अक्षत भाई, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, क्योंकि यह सवाल रूही को लेकर है। उद्धरण चिन्ह। रूही का नाम सुनकर आरुषि और सैम दोनों चौंक जाते हैं और सवाल भरे नजरिए से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अक्षत, एक दूसरे को घूरना बंद करो और इधर मेरी तरफ देखो। मैं रूही के बारे में जो भी सवाल पूछूंगा मुझे उसके सच सच जवाब चाहिए। आरुषि, आप रूही के बारे में क्या पूछना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, क्या रूही की कोई सर्जरी हुई है? उद्धरण चिन्ह। आरुषि और सैम एक साथ, क्या? कैसी सर्जरी? उद्धरण चिन्ह।
अक्षत जैसे कि फेस ट्रांसप्लांट। उद्धरण चिन्ह। आरुषि ना, नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अक्षत आरू प्लीज, अब झूठ बोलकर सच को छुपाने की कोशिश मत कर, मुझे ऑलरेडी बहुत कुछ पता चल चुका है। तो अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, बस जितना पूछ रहा हूं उतना जवाब दो। अक्षत क्या रूही 2 साल पहले कभी मुंबई गई थी? उद्धरण चिन्ह। आरुषि मगर भाई आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? रूही का मुंबई से क्या लेना देना? उद्धरण चिन्ह। अक्षत क्योंकि वही मेरी मिस एंजल है। अक्षत की बात सुनकर आरुषि और सैम दोनों चौंक जाते हैं। आरुषि क्या? लेकिन भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है? आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है, रूही आपकी मिस एंजल नहीं हो सकती। अक्षत क्यों नहीं हो सकती? जहां तक मैं जानता हूं तुम और रूही दोनों साथ में मुंबई गए थे कॉलेज एडमिशन के लिए। तो फिर मेरी मिस एंजल रूही क्यों नहीं हो सकती? उद्धरण चिन्ह। आरुषि थोड़ा सा चिल्लाते हुए बोलती है, क्योंकि भाई 2 साल पहले रूही की मौत हो चुकी है। जिस दिन आप अपनी मिस एंजल से टकराया उसके एक दिन पहले ही वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। तो वह आपकी मिस एंजल कैसे हो सकती है? उद्धरण चिन्ह। रूही को याद करते हुए आरुषि की आंखों से भी आंसू बहने लगता है। आरुषि की बात सुनकर अक्षत कुछ सोचता है। अक्षत रूही मेरी मिस एंजल नहीं हो सकती, लेकिन राधिका तो हो सकती है ना? उद्धरण चिन्ह। अक्षत के मुंह से राधिका का नाम सुनकर आरुषि और सैम दोनों को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि राधिका के बारे में किसी को भी नहीं पता था। अक्षत तुम दोनों इतना चौंक रहे हो, इसका मतलब तुम दोनों पहले से ही सारी सच्चाई जानते हो, है ना? उद्धरण चिन्ह। सैम लेकिन आपको कैसे पता चला राधिका के बारे में? उद्धरण चिन्ह। अक्षत मैंने कहा था ना, मैं कैसे भी करके अपनी मिस एंजल को ढूंढ के ही रहूंगा। आखिरकार मैंने ढूंढ ही लिया और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। मेरी मिस एंजल और कोई नहीं राधिका ही थी, जो इस वक्त यहाँ बेंगलुरु में रूही की पहचान के साथ जी रही है, और यही वजह थी जो मुझे उसे ढूंढने में इतना वक्त लग गया। सैम ये बात तो सच है कि राधिका रूही की पहचान के साथ जी रही है, मगर हमें अभी भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह आपकी मिस एंजल कैसे हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। अक्षत उन दोनों को पूरी बात बताता है जो भी 2 साल पहले हुआ था। अक्षत अब तुम दोनों मुझे ये बताओ कि यह सब यहाँ क्या चल रहा है। मुझे सब कुछ पूरी डिटेल के साथ पहले से जाना है, तो सब कुछ शुरू से बताओ। आरुषि और सैम मिलकर अक्षत को राधिका की पूरी कहानी बताते हैं, जो भी उसके साथ हुआ था और कैसे वह यहाँ बेंगलुरु में आकर रूही की पहचान के साथ जीने लगी, सिर्फ और सिर्फ अपना बदला लेने के लिए। उन्होंने अक्षत को असली रूही अग्रवाल की मौत के बारे में भी बताया, और यह भी बताया कि रूही और राधिका बहनें थी, लेकिन जब रूही 1 साल की थी तभी उनके परिवार से बिछड़ गई थी। इसके बारे में राधिका को भी यहाँ बेंगलुरु में आने के बाद पता चला था कि उसकी बहन और कोई नहीं बल्कि रूही ही थी। पूरा सच जानने के बाद अक्षत ने आरुषि और सैम को केबिन से जाने के लिए कह दिया और खुद बहुत गहरी सोच में डूब गया। क्रमशः नीला दिल। आखिरकार फाइनली अक्षत को सब कुछ पता चल ही गया और उसे अपनी मिस एंजल मिल गई, लेकिन अब पूरी बात जानकर अक्षत इस पर क्या रिएक्ट करेगा और अब राधिका अक्षत को कैसे हैंडल करेगी, क्योंकि मिस एंजल के लिए अक्षत का पागलपन उसने बहुत अच्छे से देखा था। अब ये जानने के बाद कि उसकी मिस एंजल वही है, अक्षत उसे ऐसे ही तो नहीं छोड़ने वाला था। उसकी लाइफ में पहले से ही बहुत सी परेशानियां थी, ऊपर से अब यह नई परेशानी। राधिका अब आने वाले कल के लिए खुद को तैयार कर रही थी। चैप्टर 40 क्रेजी इन लव। अगले दिन सुबह 6 बजे राधिका के घर। राधिका को पूरी रात ठीक से नींद नहीं आई थी। वो पूरी रात यही सब सोचती रही कि अब वह अक्षत को कैसे हैंडल करेगी। क्या अक्षत उसकी कोई भी बात मानेगा? ऐसे ही सोचते सोचते कब सुबह हो जाती है उसे खुद पता नहीं चलता। वह आलस से करवट लेकर उठती है और फिर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। नाश्ता करने के बाद वह ऑफिस के लिए निकलती है। उसने तय किया था कि वह जितना हो सके उतना अक्षत से दूर रहेगी और काम के सिवाय उससे कोई बात नहीं करेगी। यहाँ दूसरी तरफ नींद तो अक्षत को भी नहीं आई थी, मगर वह किसी और ही ख्यालों में था। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि आखिर इतने लंबे वक्त बाद उसे उसकी मिस एंजल मिल ही गई। ऊपर से पता नहीं क्यों मगर रूही का ही मिस एंजल होना उसे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं और रूही को थोड़ा बहुत पसंद करने लगा था और उसे रूही की आदतें भी अच्छी लगने लगी थी। यहाँ तक कि रूही के साथ लड़ना भी से अच्छा लगता था और इतने वक्त साथ काम करने की वजह से उसे रूही की आदत हो चुकी थी। उसने अपने मन में सारी प्लानिंग सोच रखी थी और बस सुबह होने का ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही राधिका ऑफिस पहुंचकर अपने केबिन में जाती है तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसका पूरा केबिन बलून्स और गुलाब के फूलों से डेकोरेट किया गया था।
बहुत सारे फूलों के बुके भी रखे हुए थे टेबल पर। पूरा केबिन बहुत प्यारा लग रहा था, मगर राधिका को ये सब देखकर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके केबिन की यह हालत किसने की। वह अपनी टेबल के पास जाकर देखती है तो वहां पर एक चीट रखी हुई थी। वह उसे खोलकर पढ़ती है। गुड मॉर्निंग मिस एंजल, आपकी ही ऑफिस में आपकी ही केबिन में आपका स्वागत है। तुम यकीन नहीं करोगी मगर पूरी रात मैंने तुम्हारे बिना बहुत मुश्किल से बिताई है। पता है 2 साल से मैं इंतजार कर रहा था इस दिन का कि कब तुम मुझे मिलेगी और कब मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करूं। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है माय लव। मैं बस तुमसे इतना पूछना चाहता हूं कि क्या तुम आज रात मेरे साथ डिनर पर चलोगी। प्लीज मना मत करना। तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड नीला दिल। इस चीज के पास टेबल पर गुलाब के फूलों का बंच रखा हुआ था। चिट्ठी पढ़ने के बाद उन फूलों को देखकर राधिका का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है। उसे याद आता है कि किस तरह से गुलाब के फूल देकर मिहिर ने उसे पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज किया था और फिर उसके साथ प्यार का नाटक करके उसे धोखा दिया। वह गुस्से से उन फूलों को अपने हाथों में उठाकर जमीन पर दूर फेंक देती है और वह सारे फूल किसी के पैरों के आगे गिरकर बिखर जाते हैं। जब राधिका उस शख्स की तरफ देखती है तो उसके सामने और कोई नहीं, खुद अक्षत खड़ा था। अक्षत को बहुत बुरा लगा कि राधिका ने उसके दिए हुए फूल इस तरह से फेंक दिए, मगर फिर भी उसने स्माइल करी और राधिका के पास जाकर उससे बात करने लगा। अक्षत, गुड मॉर्निंग माय लव। स्माइल। राधिका, शट अप योर लव माय फुट। समझते क्या हो तुम अपने आप को? तुम्हें क्या लगता है कि यह सब हरकतें करके क्या तुम मुझे इम्प्रेस कर दोगे? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ये सब करने की। अक्षत, अरे मेरी एंजल, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? मैं तुमसे प्यार करता हूं तो तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूं ना। उद्धरण चिन्ह। राधिका, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ये सब करने की। तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में। ऐसे ही किसी से प्यार नहीं हो जाता है, और असल में तो ये प्यार व्यार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। सब कुछ बस कुछ दिनों का गेम है और फिर जैसे ही मतलब खत्म हुआ प्यार भी खत्म हो जाता है। इस दुनिया में प्यार जैसी कोई चीज है ही नहीं। सब लोग बस मतलब के लिए किसी और का इस्तेमाल करते हैं और फिर कचरे की तरह उसे फेंक देते हैं। प्यार सिर्फ मन का वहम है, समझे तुम। उद्धरण चिन्ह। अक्षत, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि प्यार प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। यहां तक कि मेरे पास तो बिल्कुल वक्त ही नहीं था इन सब चीजों के लिए। मैं भी नहीं मानता था इन सब में। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मेरी सोच बदल गई, मैं बदल गया। तुमसे मिलने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि दुनिया में प्यार से ज्यादा खूबसूरत चीज और कोई है ही नहीं। इतने वक्त तक तुमसे दूर रहने के बाद भी तुम्हारी सिर्फ एक झलक याद करके ही मैं खुश हो जाता था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। राधिका, कोई प्यार व्यार नहीं है तुम्हें मुझसे। मैंने कहा ना, प्यार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। सिर्फ अट्रैक्शन हुआ है तुम्हें मुझसे। तुमने बस मुझे देखा और मैंने तुम्हारी जान बचाई, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद आ गई। कुछ दिनों का अट्रैक्शन है, वक्त बीतने के बाद भूल जाओगे। तो प्लीज अब आगे से ऐसा कुछ भी मत करना, और हो सके तो मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं रहना चाहती। अक्षत, अगर तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर प्लीज मेरे प्यार को अट्रैक्शन का नाम मत दो। 2 साल तक तुम्हारे लिए कितना तड़पा हूं मैं, वह तुम नहीं जानती और तुम कभी समझ भी नहीं पाओगी। उद्धरण चिन्ह। राधिका, ठीक है, मान लिया मैंने कि तुम बहुत महान हो और तुम्हारा प्यार भी। लेकिन आप मेरी बात भी ध्यान से सुनो। मुझे किसी के प्यार की कोई जरूरत नहीं है। मुझे इन सब चीजों पर भरोसा नहीं है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती और मुझे तुमसे प्यार कभी होगा भी नहीं। तो बेहतर यही रहेगा कि कल जो कुछ भी हुआ तुम उससे भूल जाओ और मुझे भी भूल जाओ। अक्षत, भूलने के लिए नहीं ढूंढा है मैंने तुम्हें। अगर बोलना ही होता तो इतना वक्त नहीं देता तुम्हारे लिए। तुम मेरी जिंदगी हो और मैं तुमसे दूर नहीं जाने वाला। तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, लेकिन तुम मेरा प्यार बदल नहीं सकती। और देखना, एक ना एक दिन तुम्हें जरूर यकीन होगा मेरे प्यार पर उस दिन तुम खुद चलकर आओगी मेरे पास और कहोगी कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। उद्धरण चिन्ह। राधिका, और वह दिन इस जन्म में तो कभी नहीं आने वाला। तुम अगर मेरे पीछे अपना वक्त बिगाड़ना चाहते हो तो शौक से बिगाड़ो, लेकिन मुझे ये सब ड्रामा पसंद नहीं। ये जो भी तुमने मेरे केबिन का हाल किया है। राधिका तुरंत फोन करके डिम्पल को केबिन में बुलाती है और जैसे ही डिम्पल केबिन में एंटर करती है वह उस पर बरस पड़ती है। राधिका, ये सब क्या है डिम्पल? तुम लोग इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? कोई भी आदमी आकर मेरे केबिन का ये हाल कर देगा और तुम लोगों ने उसे रोका भी नहीं। किसने परमिशन दी उसे ये सब करने की? उद्धरण चिन्ह। राधिका का गुस्सा देखकर डिम्पल बहुत घबरा गई थी। मेम, वो हमें लगा कि अक्षत सर आपके दोस्त है और उन्होंने हमसे पूछा तो हम अक्षत सर को कैसे मना कर सकते थे, बस इसलिए। उद्धरण चिन्ह।
राधिका चुप करो, मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती, 10 मिनट के अंदर मुझे मेरी पूरी केबिन साफ चाहिए। ये सब कचरा यहाँ से निकालो और बाहर फेंक दो। उद्धरण चिन्ह। डिम्पल क्या फेंक दे? मगर मैम ये फूल इतने प्यारे। राधिका मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जितना बोला है उतना करो। 10 मिनट के अंदर मुझे मेरी पूरी केबिन साफ चाहिए। डिम्पल तुरंत काम पर लग जाती है और फिर राधिका अक्षत की तरफ देखकर बोलती है, देखो मिस्टर अक्षत, अगर तुम्हें हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है तो तुम शौक से तोड़ सकते हो, मगर यह सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट से बंधी हुई हूँ, मगर सिर्फ इस वजह से तुम्हारा मेरी लाइफ के ऊपर कोई हक नहीं बनता। ये जो तुम मुझसे उम्मीद लगाकर बैठे हो कि मैं तुमसे कभी प्यार करूंगी, तो इस बारे में तुम भूल जाओ, क्योंकि मुझे सिर्फ नफरत करना आता है, प्यार नहीं। अक्षत उसके बहुत करीब जाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, और मैं तुम्हारी इस नफरत को एक दिन प्यार में बदल दूंगा, वादा करता हूँ। राधिका उससे 2 कदम पीछे हटते हुए कहती है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अक्षत अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन लौट कर आऊंगा जरूर। उद्धरण चिन्ह। राधिका ठीक है, मगर अभी निकलो यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। राधिका की यह बात सुनकर अक्षत उसके पास जाकर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और उसे देख मुस्कुराते हुए कहता है, उद्धरण चिन्ह, अरे मेरी जान, अब तो थोड़ी इज्जत से बात कर लिया करो, होने वाला पति हूं तुम्हारा। फिर लोग क्या सोचेंगे कि कितनी मुहफ़्फ़ित बीवी है मेरी, अपने पति की इज्जत करना भी नहीं जानती। उसकी बात सुनकर राधिका को बहुत गुस्सा आता है, वह उसे धक्का देकर खुद से दूर करती है। तुम अपनी यह बकवास बंद करो, मैं कोई तुम्हारी बीवी फिवी बनने वाली, और ना ही तुम मेरे होने वाले पति हो। मुझसे दूर रहो, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। अक्षत, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? उद्धरण चिन्ह। राधिका एटीट्यूड के साथ कहती है, मुझे अपनी बात मनवाना आता है। अक्षत ओके, देखते हैं, अभी मैं चलता हूँ। रात को डिनर पर मिलते हैं, ठीक है? राधिका व्हाट? मैंने तुम्हें डिनर के लिए हाँ कब बोला? मैं कहीं नहीं जाने वाली तुम्हारे साथ। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अक्षत उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करके बोलता है, बाय माय लव, मुझे ज्यादा मिस मत करना। उद्धरण चिन्ह। राधिका उसके जवाब में कुछ बोलती उसके पहले ही अक्षत केबिन से निकल जाता है। राधिका गुस्से में पैर पटकती है और अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में डिम्पल पूरी केबिन साफ करवा देती है। राधिका अभी भी अपने हाथ में पकड़ी अक्षत की चीट को घूर रही थी। वह उसे डस्टबिन में फेंकने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, मगर पता नहीं क्यों उसे डस्टबिन में फेंकना अच्छा नहीं लगता, तो वह मुंह बनाते हुए उस चीट को ड्रावर में रख देती है और फिर अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश करती है। अक्षत उसकी ऑफिस से निकालकर बाहर पार्किंग में आता है और अपनी गाड़ी में बैठते हुए सोचता है, हाय, इतने गुस्से में तो और ज्यादा प्यारी लगती है मिस एंजल। मन तो कर रहा था बस पूरा दिन उससे यूं ही देखता रहूं, मगर यार सिर्फ शक्ल से ही प्यारी लगती है वह, वरना हरकतें तो बिल्कुल किसी जंगली बिल्ली की तरह है। चल अक्षत बेटे, लग जा काम पर। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस अकड़ू बिल्ली के पीछे। चलता फिरता आज का गोला है साक्षात ओपन माउथ फेस रनिंग डैश। अक्षत वापस अपनी ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचकर वो किसी को कॉल करके कहता है, जैसा मैंने कहा था वैसे सारी तैयारियां हो चुकी है ना? उद्धरण चिन्ह। हाँ सर, सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी है, आप फिक्र मत कीजिए, शाम तक सब हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अक्षत ओके बोलकर कॉल कर देता है और फिर वापस अपने आप से बातें करने लगता है। अब मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे नहीं आती मेरे साथ डिनर पर। अक्षत अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, तभी राहुल उसकी केबिन में आता है। अक्षत को ऐसे कहीं खोया हुआ देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। वह 2 बार उसे आवाज देता है, लेकिन अक्षत सुनता ही नहीं, तो इस बार वह थोड़ा जोर से बोलता है, अक्षत सर सुनिए। उद्धरण चिन्ह। जोर से आवाज आने की वजह से अक्षत होश में आता है। क्या है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? बहरा नहीं हूं मैं। उद्धरण चिन्ह। राहुल मासूम बनते हुए बोलता है, सर मैं आपको कब से आवाज दे रहा हूं, आप सुन ही नहीं रहे थे। अक्षत छोड़ वो सब, बताओ आज का शेड्यूल क्या है? उद्धरण चिन्ह। राहुल सर, आज दोपहर 2 बजे एक मीटिंग है और दूसरी शाम 7 बजे है। अक्षत हम ठीक है, शाम को 7 बजे वाली मीटिंग कैंसिल कर दो। उद्धरण चिन्ह। राहुल बट सर, वो मीटिंग बहुत जरूरी है, रावल कंपनी के साथ है। अक्षत मेरे लिए मेरी मिस एंजल से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है, समझे तुम? आज शाम 7 बजे मैं उसके साथ हूं, तो मैं कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, तो जितना बोला है उतना करो और उसे कैंसिल कर दो या फिर पोस्टपोन कर दो। राहुल ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ।
राहुल केबिन से बाहर चला जाता है और अक्षत अपने काम में बिजी हो जाता है। चैप्टर 41 डेट विथ राधिका। यहाँ शाम को एक तरफ अक्षत अपनी पूरी तैयारी करके बैठा था और दूसरी तरफ अपना सारा काम खत्म करके राधिका ऑफिस से सीधा घर जाने के लिए निकलती है। उसे बहुत भूख लग रही थी। रास्ते में उसे अक्षत की याद आती है जब उसने डिनर डेट के लिए पूछा था, लेकिन वह अपने ख्याल को इग्नोर करके सीधे घर पहुंचती है। राधिका, खीरा काकी, बड़ी माँ, कहाँ हो आप लोग? प्लीज जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। उद्धरण चिन्ह। सरिता जी, अरे अरे खाना तो तैयार ही है मगर वह। उद्धरण चिन्ह। राधिका, क्या हुआ बड़ी माँ, कोई परेशानी है क्या? उद्धरण चिन्ह। सरिता जी के बदले मुकेश जी जवाब देते हुए कहते हैं, वो दरअसल बेटा बात यह है कि अभी 8 बजे मुझे बहुत ही जरूरी मीटिंग के लिए जाना था। मेरा डिनर भी आज उन्हीं के साथ था लेकिन। उद्धरण चिन्ह। सरिता जी, लेकिन अचानक से तेरे बड़े पापा की तबीयत कुछ खराब हो गई है, उनके सर में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे में वह मीटिंग पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाएंगे और मैं नहीं चाहती कि ऐसी हालत में वह घर से बाहर जाए। राधिका, फिर तो बड़े पापा आपको वह मीटिंग आज के लिए कैंसिल कर देनी चाहिए, आपको आराम की बहुत जरूरत है। मुकेश जी, नहीं बेटा, मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते, हमारी कंपनी के लिए वह मीटिंग बहुत जरूरी है क्योंकि वह मिस्टर रावत के साथ है और बहुत पहले से ही उनकी कंपनी के साथ हमारी बात चल रही है। फाइनली आज जाकर मौका मिला था और उसमें मेरी तबीयत खराब हो गई। राधिका कुछ सोचती है और फिर कहती है, ठीक है, अगर यह मीटिंग हमारे लिए इतनी ही जरूरी है तो आपके बदले में चली जाती हूँ। मुकेश जी, लेकिन बच्चे तुम अभी अभी तो ऑफिस से थक कर आए हो, मैं तुम्हें नहीं भेज सकता। राधिका, अरे आप मेरी फिक्र मत करो और आप जानते हो ना मुझे काम करना पसंद है, तो अब आप मीटिंग के फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, मैं अभी जल्दी से रेडी होकर वहां पहुंचती हूँ। क्या मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन रेडी है? उद्धरण चिन्ह। मुकेश जी, हाँ प्रेजेंटेशन मैंने रेडी कर दी थी, वह मेरे कमरे में ही है। राधिका, ठीक है, मैं उससे ले लूंगी। इतना कहकर राधिका तुरंत अपने कमरे में चली जाती है और जल्दी से तैयार होने लगती है। बहुत सोचने के बाद वह अपने लिए एक ड्रेस सेलेक्ट करती है। ड्रेस पहनने के बाद वह गले में थोड़ा सा हैवी नेकलेस पहनती है जो इस ड्रेस के साथ परफेक्ट लुक दे रहा था और साथ ही मैचिंग पर्स लेकर वह मीटिंग के लिए निकल जाती है। बड़े पापा ने पहले से ही उसे एड्रेस मैसेज कर दिया था। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद राधिका एक आलीशान होटल के आगे आकर रुकती है। वह एक नज़र होटल को देखते हैं और फिर अपनी गाड़ी पार्क करके अंदर चली जाती है। वह अंदर पहुंचकर देखती है तो अंदर लाइट्स बहुत कम चालू थी, ज्यादातर अंधेरा ही था। राधिका, इतना आलीशान होटल बनाया है लेकिन फिर भी एक लाइट ढंग से चालू नहीं है, जब इतना ही लाइट बिल बचाना था तो इतना बड़ा होटल बनाया क्यों? उद्धरण चिन्ह। तभी पीछे से कोई बोलता है, सब आपकी तरह रईस नहीं होते ना मिस, अब तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो अब से इस होटल का लाइट बिल तुम ही भर देना। राधिका को यह आवाज बहुत जानी पहचानी सी लगती है। उसकी कंफ्यूजन अब गुस्से में बदल जाती है। वह समझ गई थी कि यह सब किसने किया है। राधिका, अब अगर छुपन छुपी खेल ना हो गया हो तो सीधे तरीके से सामने आओ, एक्सप्रेशनलेस। तभी सारी लाइट्स ऑन हो जाती है और सामने से अक्षत राधिका की तरफ आता है। उसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखा था। शर्ट के ऊपर के कुछ बटन उसने ऐसे ही खुले छोड़ रखे थे जो उसे और अट्रैक्टिव बना रहा था। लाइट्स ऑन होने के बाद राधिका अपने आसपास दिखती है तो वह हैरान हो जाती है। रेस्टोरेंट में हर तरफ फ्लावर की डेकोरेशन की गई थी, मगर इस बार रेड रोजेस नहीं व्हाइट फ्लावर्स से डेकोरेशन हुई थी। रेस्टोरेंट में राधिका और अक्षत के अलावा कोई और नजर नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे पूरा रेस्टोरेंट सिर्फ उन दोनों के लिए ही बुक करा हो। राधिका को ऐसे चारों तरफ देखता हुआ पाकर अक्षत कहता है, किसे ढूंढ रही हो मिस एंजल? कोई नहीं देखेगा यहाँ क्योंकि पूरे रेस्टोरेंट को आज सिर्फ हम दोनों के लिए बुक किया है मैंने। और हाँ, अगर तुम इस जगह की खूबसूरती को देखने में बिजी हो तो शौक से देखो, सब कुछ खासकर तुम्हारे लिए ही हुआ है। अक्षत को देखकर राधिका गुस्से से उसे पूछती है, ये सब क्या नया ड्रामा है तुम्हारा? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, ड्रामा नहीं ना मेरी जान, प्यार है मेरा। राधिका, लेकिन मैं तो यहाँ मिस्टर रावत के साथ जरूरी मीटिंग से आई थी, वह कहाँ है? और उनके बदले तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसका मतलब ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था। उद्धरण चिन्ह। अक्षत, तुम्हें क्या लगता है? उद्धरण चिन्ह। राधिका, क्या बकवास है? क्या तुमने बड़ी माँ और बड़े पापा को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया? वह लोग मान कैसे गए? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, नहीं नहीं, तुम उन्हें गलत समझ रही हो, इन सब के बारे में वह कुछ नहीं जानते। और तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम यहाँ मीटिंग के लिए ही आए हो, लेकिन तुम्हारी वह मीटिंग मिस्टर रावत के बदले मेरे साथ होगी।
क्योंकि मैं उनके उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीद लिया है जिस बारे में आज मीटिंग थी, तो अब तुम्हें उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मीटिंग मेरे साथ करनी होगी। हाँ, अगर तुम नहीं चाहती ये कॉन्ट्रैक्ट तो वापस जा सकती हो। राधिका उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। कितने घटिया हो तुम, किसी को ऐसे ब्लैकमेल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? उद्धरण चिन्ह अक्षत, और तुम्हें अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हुए शर्म नहीं आई? उद्धरण चिन्ह राधिका, लेकिन मैंने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा? उद्धरण चिन्ह अक्षत, भूल गई क्या हमारे कॉन्ट्रैक्ट की शर्त? जब तक तुम्हारा मेरी इंडस्ट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता तुम किसी और कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। अक्षत की बात सुनकर राधिका को याद आता है। राधिका, देखो, इस बारे में बड़े पापा को कुछ नहीं पता था और यह मीटिंग उन्होंने ही फिक्स की थी। वह तो बस अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई और उनके बदले मुझे आना पड़ा। अक्षत, वह तो तुम्हें आना ही था। अगर अंकल की तबीयत खराब नहीं होती फिर भी तुम्हें यहाँ आना ही पड़ता, क्योंकि अक्षत खुराना चाहता था कि तुम आज यहाँ आओ और उसके साथ डिनर करो, और मैं जो चाहूँ वह करके ही रहता हूँ। राधिका, तुमसे ज्यादा चालाक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम तो सच में एक नंबर के दुष्ट हो। अक्षत, अगर मेरी तारीफ खत्म हो गई हो तो हम हमारी डिनर डेट शुरू करें। उद्धरण चिन्ह राधिका, देखो, पहली बात ये कि हम कोई डिनर डेट पर नहीं आए हैं, यह एक बिजनेस मीटिंग है बस। उद्धरण चिन्ह अक्षत, बिजनेस मीटिंग तो बाद में होगी, पहले तो डिनर होगा। अगर डिनर नहीं तो मीटिंग भी नहीं। अब आगे तुम खुद सोच लो। राधिका गुस्से से मुंह बना लेती है। ठीक है, जो करना है जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अक्षत, ओके, प्लीज कम माय लव। अक्षत उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है लेकिन राधिका उसे नहीं थामती। वह आंखें छोटी करके अक्षत को घूरती है। अक्षत, अच्छा ठीक है यार, मत पकड़ो मेरा हाथ, लेकिन मेरे साथ तो चलो। राधिका उसके पीछे पीछे जाती है। अक्षत एक टेबल के पास जाकर रुकता है। राधिका उसे टेबल को देखते हैं तो वह काफी खुश होती है क्योंकि टेबल वाकई बहुत अच्छी तरीके से सजाया हुआ था। देखकर किसी को भी पसंद आ जाए। अक्षत राधिका की पसंद का खाना ऑर्डर करता है। वेटर ऑर्डर लेकर चला जाता है। राधिका उसे घूरते हुए पूछती है, तुम्हें मेरी पसंद का खाना कैसे पता है? अक्षत, मुझे तुम्हारी हर पसंद नापसंद के बारे में पता है। उद्धरण चिन्ह राधिका, अच्छा, अगर इतना ही पता है तो उस दिन मेरे पूरे केबिन को गुलाब का बगीचा क्यों बना दिया था? एक्सप्रेशनलेस अक्षत, अरे मेरी जान, उसे वक्त मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम्हें लाल गुलाब के फूलों से इतनी नफरत होगी, लेकिन तुम देखना, धीरे धीरे तुम्हारी वह नफरत भी मैं दूर कर दूंगा और तुम्हें लाल गुलाब के फूलों से फिर से प्यार हो जाएगा। राधिका, ऐसा कभी नहीं होने वाला, मुझे फूल और उसे देने वाले लोग दोनों ही पसंद नहीं। उद्धरण चिन्ह अक्षत, लेकिन एक वक्त तो तुम्हें इन फूलों से बहुत प्यार था। उद्धरण चिन्ह उसकी बात सुनकर राधिका चुप हो जाती है और फिर कहती है, इसका मतलब तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हो? उद्धरण चिन्ह अक्षत, हाँ, हर एक चीज। उद्धरण चिन्ह राधिका, तो फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मेरी शादी बहुत पहले ही हो चुकी है। अब ये जानने के बाद भी तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? उद्धरण चिन्ह अक्षत, हाँ, पता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन वहां पर तुम सबके लिए मर चुकी हो और तुम खुद भी अब उस शादी को नहीं मानती। वो सब तुम्हारा पास था और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुमसे फर्क पड़ता है। राधिका, तुम पर यह चिकनी चुपड़ी बातें सूट नहीं करती। मैंने तुमसे बहुत पहले भी कहा था मुझसे फ्लर्ट करना बेकार है। अक्षत, हाँ जानता हूं, मगर इस बार मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा था, सच बोल रहा हूं। मुझे तुम्हारे पास से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस मेरा आज और कल तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। राधिका, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में किसी का साथ नहीं चाहती, कितनी बार समझाऊं तुम्हें? उद्धरण चिन्ह अक्षत, अरे शांत हो जाओ और इस टॉपिक को यही छोड़ दो। आज हमारी डेट है यार, मैं आज लड़ना नहीं चाहता। तो कुछ अच्छी सी बातें करते हैं। राधिका, मुझे कोई बात नहीं करनी, अगर डिनर हो गया हो तो हम मीटिंग के बारे में बात करें। उद्धरण चिन्ह अक्षत, अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी तो स्वीट बाकी है। राधिका, मुझे स्वीट पसंद नहीं। उद्धरण चिन्ह अक्षत, मुझे भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर मुझे तुम मिल गई और मुझे स्वीट पसंद आने लगा। राधिका, ये क्या था? उद्धरण चिन्ह अक्षत का कुछ नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि तुम बहुत स्वीट हो। राधिका, उतनी ही कड़वी भी हूँ, चखना चाहोगे? उद्धरण चिन्ह अक्षत, तुम मौका तो दो। राधिका गुस्से से एक फूल उठाकर उसके मुंह पर मारती है। कितने बेशर्म हो तुम, अपनी सोच को काबू में रखो, समझे? अक्षत, अरे पर मैंने क्या किया? तुमने ही तो कहा कि। उद्धरण चिन्ह राधिका, चुप हो जाओ, मुझे घर जाना है। अक्षत, इतनी जल्दी क्यों, अभी तो सिर्फ 10 बजे बज रहे हैं, मैं तुम्हें बाद में घर छोड़ दूंगा।
पहले मेरे साथ चलो, तुम्हें एक जगह ले जाना है। राधिका, मैं कहीं नहीं जा रही। उद्धरण चिन्ह। अक्षत, ठीक है तो मिस्टर रावत वाले कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाओ। उद्धरण चिन्ह। राधिका, तुम पाउटिंग दुष्ट लोमड़ी कहे के हर बात पर ब्लैकमेल कर रहे हो। अक्षत, क्या करूं, तुम सीधी तरीके से मान ही नहीं रही। राधिका, एक्सप्रेशनलेस 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 एक्सप्रेशनलेस। अक्षत, तो चले। उद्धरण चिन्ह। अक्षत राधिका को लेकर अपनी गाड़ी के पास जाता है और पैसेंजर सीट का डोर ओपन करता है और फिर राधिका को बैठने के लिए बोलता है, लेकिन राधिका उसे इग्नोर करके पीछे की सीट पर जाकर बैठ जाती है। अक्षत उसे पीछे बैठता देख आगे जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठता है और फिर राधिका से कहता है, अक्षत, आगे आकर बैठो। उद्धरण चिन्ह। राधिका, नहीं, मैं यही ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह। अक्षत, ओ मैडम, मैं कोई ड्राइवर नहीं हूं आपका, सीधी तरीके से आगे आकर बैठो वरना मैं अपनी गोद में उठाकर तुम्हें आगे बैठा दूंगा। राधिका, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं आगे नहीं बैठने वाली। उद्धरण चिन्ह। अक्षत, ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी मर्जी। उद्धरण चिन्ह। अक्षत गाड़ी का दरवाजा खोलकर पीछे जाने लगता है तो राधिका घबराकर गाड़ी से बाहर आ जाती है और चुपचाप आगे जाकर बैठ जाती है। अक्षत, गुड गर्ल। राधिका, चुपचाप गाड़ी चलाओ, एक्सप्रेशनलेस। अक्षत गाड़ी स्टार्ट करता है। पूरे रास्ते दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। राधिका नॉनस्टॉप खिड़की से बाहर ही देख रही थी, वही अक्षत गाड़ी चलाते हुए बीच बीच में राधिका की तरफ देख लिया करता था। वह मुस्कुराते हुए ड्राइव कर रहा था। चैप्टर 42, एक ब्यूटीफुल प्लेस। काफी देर तक ड्राइव करने के बाद अक्षत एक जगह पर आकर अपनी गाड़ी रोकता है। वह गाड़ी से उतरकर राधिका की तरफ जाकर उसका दरवाजा खोलता है। राधिका गाड़ी से बाहर आकर अपने सामने का नजारा देखते हैं तो वह बहुत खुश हो जाती है। अक्षत उसे एक हिल स्टेशन जैसी जगह पर ले गया था जहां से पूरा नजारा बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। ऊपर से रात का वक्त और सामने कुछ कुछ घर और बिल्डिंग की हल्की हल्की रोशनी। राधिका तो उसे नजारे को देखते हुए खो सी गई थी। पास से ही एक छोटी सी नदी भी गुजर रही थी। सब कुछ बहुत सुंदर था। राधिका, ये कितना सुंदर है, स्माइलिंग फेस। अक्षत, तुम्हें पसंद आया। उद्धरण चिन्ह। राधिका, इतना अच्छा नजारा किसे पसंद नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता? जहां तक मुझे पता है तुम तो बचपन से ही लंदन में रहे हो ना। उद्धरण चिन्ह। राधिका का सवाल सुनकर अक्षत कुछ उदास होते हुए कहता है, बचपन से लंदन में रहा जरूर हूं, लेकिन 17 साल तक का मेरा पूरा बचपन यही बेंगलुरु में गुजरा है। बेंगलुरु का एक एक कोना जानता हूं मैं। जब मैं बहुत छोटा था तब अपने दादाजी के साथ पहली बार इस जगह पर आया था और तब से यहाँ पर मैं बहुत बार आ चुका हूँ। जब बहुत खुश होता तब क्या, जब बहुत दुखी होता तब भी मैं हमेशा यही आता था। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस होता था। ये जगह मेरे लिए सुकून का दूसरा नाम है, मेरी स्पेशल प्लेस। उद्धरण चिन्ह। राधिका, तुम अपनी इतनी स्पेशल प्लेस पर मुझे क्यों लेकर आए हो? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। राधिका, लेकिन मैं ही क्यों? मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ ठीक से जानती तक नहीं। अक्षत, मैं तो तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन एक बार तुम मुझे जानने की कोशिश तो करो। राधिका उसके जवाब में कुछ नहीं रहती और वही साइड में एक जगह बैठ जाती है। अक्षत, ठीक है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं भी यहाँ बैठ सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। राधिका, हाँ क्यों नहीं, पूछ क्यों रहे हो? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, नहीं, वह क्या पता जंगली बिल्ली कब भड़क जाए। नो माउथ फेस। राधिका, चुप करो। अक्षत उसके बाजू में बैठ जाता है। थोड़ी देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। कुछ देर यूं ही बैठने के बाद राधिका कहती है, राधिका, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, ये जगह सुकून का दूसरा नाम है। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अक्षत, तुम्हें पता है कितने सालों बाद इंडिया लौट के बाद मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। मेरा मन तो बहुत करता था इस जगह पर आने का, मगर पता नहीं क्यों मैं आता नहीं था। आज पहली बार तुम्हारे साथ आया हूँ, पर अब तो ये जगह पहले से भी ज्यादा खास लगने लगी है। राधिका, तुम गलती कर रहे हो मुझे इतनी इम्पोर्टेंस देकर। देखो, मैं तुम्हें एक बात क्लियर बता दूं, मेरी जिंदगी में प्यार और शादी जैसी चीजों के लिए अब कोई जगह नहीं है। मेरे जीने का मकसद कुछ और है, और वजह तुम बहुत अच्छे से जानते हो, तो प्लीज मुझसे ये सब उम्मीद छोड़ दो। अक्षत, हर इंसान एक जैसा नहीं होता रूही। तुमने जिंदगी में बहुत बड़ा धोखा खाया है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हर इंसान पर भरोसा करना ही छोड़ दो। जिंदगी ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है तो उसके खुलकर जियो, फिर तुम्हें समझ आएगा कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। राधिका, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं था कि तुम प्यार को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करना जानते होंगे। अक्षत, मैं इन सब में विश्वास नहीं करता था। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था, मेरे पास वक्त ही नहीं था।
लेकिन तुमसे मिलने के बाद सब बदल गया है। मैं 2 साल से पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था, और इतने वक्त बाद तुम मुझे मिली भी तो कैसे? पहले पता चला कि तुम मर चुकी हो। तुम्हें पता है मैं पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन फिर तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखकर ऐसा लगा जैसे मुझे पूरी दुनिया मिल गई हो। राधिका उसके जवाब में कुछ नहीं रहती। दोनों वहीं बैठे रहते हैं, कुछ भी और इधर उधर की थोड़ी बातें करते हैं। राधिका भी जानती थी कि पहले ही यहाँ अक्षत का पूरा परिवार है, लेकिन फिर भी वह बहुत अकेला था। वह अक्षत के साथ एक दोस्त के नाते बात करती है और उसे काफी अच्छा भी लगता है। राधिका, हमें अब घर चलना चाहिए, काफी लेट हो गया है, घर पर मेरा इंतजार कर रहे हो सब। अक्षत, मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, लेकिन तुम्हारी बात भी सही है, सब इंतजार कर रहे होंगे। चलो। अक्षत और राधिका वहां से निकल जाते हैं। अक्षत राधिका को उसके घर छोड़कर अपने विला के लिए निकल जाता है। आज वो काफी खुश था। राधिका घर पहुंचते ही सीधे सो जाती है, क्योंकि आज वो बहुत थक गई थी, तो उसे तुरंत नींद आ जाती है। अगले दिन सुबह फोन की रिंग बजने से राधिका की आंख खुलती है। वो देखती है तो अभी सिर्फ सुबह के 5 बज रहे थे। उसे वक्त देखकर थोड़ा सा अंदाजा हो गया था कि इतनी सुबह सुबह उसे कौन फोन कर सकता है। वो अपना उठाकर देखती है तो उसका अंदाजा सही निकलता है। राधिका, बोलो क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। इतनी सुबह नींद खराब करने के लिए सॉरी, लेकिन तुम्हें एक ऐसी बात बतानी है जिसे सुनकर तुम्हें खुशी भी होगी और साथ में दुख भी होगा। राधिका, क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। तुम्हारे लिए खुश होने वाली बात यह है कि मिहिर की कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, वो बर्बाद होने की कगार पर है। और बुरी खबर यह है कि उसकी इस बर्बादी के पीछे तुम्हारा हाथ नहीं है, तो तुम अपना बदला नहीं ले पाओगी। राधिका, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तक मैंने अपना गेम शुरू भी नहीं किया तो उसकी कंपनी को इतना बड़ा लॉस कैसे हो गया? पिछले हफ्ते तक तो न्यूज में उसकी कंपनी का बड़ा नाम आ रहा था। ऐसा लग रहा है कि कोई जानबूझकर उसे बर्बाद करना चाहता है, और वो कोई आम आदमी नहीं है, क्योंकि उसने बस एक दिन में मिहिर के लिए रास्ते पर भीख मांगने वाली नौबत खड़ी कर दी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मिहिर का तुमसे बड़ा दुश्मन और कौन हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर राधिका कुछ सोचती है। राधिका, शायद मुझे पता है कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। राधिका तुरंत फोन रख देती है और सीधे अक्षत को फोन लगाती है। अक्षत, जो काफी गहरी नींद में था, फिर भी रूही की कॉल देखकर खुश हो जाता है। अक्षत, अरे मेरी जान, इतनी सुबह सुबह आपको मेरी याद कैसे आ गई? उद्धरण चिन्ह। राधिका, शट अप, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अक्षत, हाँ रूही बोलो, क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। राधिका, सच सच बताओ, मिहिर की कंपनी के पूरे लॉस के पीछे तुम्हारा ही हाथ है ना? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, मिहिर कौन? अच्छा, वो मिस्टर परीख, कंपनी का ओनर। उद्धरण चिन्ह। राधिका, हाँ बहुत सही पहचाना तुमने, क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, मैंने कुछ नहीं किया, वो अपना काम ठीक से करना नहीं जानता तो मैंने डील कैंसिल कर दी। राधिका, नहीं, झूठ मत बोलो, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये सब तुमने मेरी वजह से किया है। देखो, तुम अपनी हद में रहो। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करने से मैं तुमसे इम्प्रेस हो जाऊंगी तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। अक्षत, मैंने तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं किया, मैं बस उस आदमी को उसकी औकात दिखाना चाहता था। तुम शुक्र करो कि अभी तक मैंने उसे जिंदा छोड़ रखा है, वरना जो भी उसने मेरी मिस एंजल के साथ किया है उसकी सजा सिर्फ मौत है। इतना तड़पा तड़पा कर मारूंगा कि उसकी रूह कांप जाएगी। अक्षत ये सब काफी गुस्से में बोल रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था, सब याद करते हुए कि किस तरह से मिहिर ने राधिका पर जुल्म किया और उसकी जान लेने की कोशिश की। लेकिन अक्षत की ये हरकत राधिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसे ऐसे किसी और के सहारे रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। राधिका, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरी जिंदगी में टांग अड़ाने की, मैं अपनी लाइफ को खुद हैंडल कर सकती हूँ, समझे तुम? तो प्लीज मेहरबानी करो, लेकिन मेरे मामलों से दूर रहो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मुझ पर एहसान करने की। उद्धरण चिन्ह। अक्षत, रूही में कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हारी मदद। उद्धरण चिन्ह। राधिका, अरे मैंने मांगी क्या तुमसे मदद, तो क्यों जबरदस्ती दखल दे रहे हो तुम? मैं अपना बदला खुद ले सकती हूँ, तुम मेरे रास्ते में मत आओ। मैं कुछ नहीं जानती, तुमने जो भी रायता फैलाया है सब ठीक करो, और मुझे सब अपने तरीके से हैंडल करने दो, और प्लीज 1000 बार कह चुकी हूँ मुझसे दूर रहो। उद्धरण चिन्ह। राधिका अक्षत की कोई बात सुने बिना उसका कॉल कट कर देती है। सामने अक्षत को भी इस बार बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में अपना फोन फेंक देता है। अक्षत, ये लड़की खुद को समझती क्या है? क्या गलत किया मैंने? इससे इतना प्यार करता हूँ, क्या वो गलती है मेरी?
बिना बात इतना सुना दिया मुझे, बहुत शौक है इसे खुद से सब कुछ हैंडल करने का तो करे। अंधी हो चुकी है बदले की आग में जो किसी और की फीलिंग्स दिखाई ही नहीं देती, इससे मैं भी अब कोई बात नहीं करने वाला। उद्धरण चिन्ह। अक्षत और रूही दोनों ही गुस्से में थे और दोनों ही एक दूसरे को गलत ठहरा रहे थे। सुबह सुबह शिवम और आरुषि अक्षत से मिलने उसके विला आए हुए थे, लेकिन अक्षत काफी गुस्से में था और उसका मूड भी बहुत खराब था तो वो ठीक से बात नहीं कर रहा था। आरुषि, क्या हुआ है भाई? आप सुबह सुबह इतना भड़क क्यों रहे हो? उद्धरण चिन्ह। शिवम, हाँ यार, जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ मुंह लटका हुआ है। अक्षत, इस बारे में तुम अपनी उस अकड़ू दोस्त से पूछो तो बेहतर है। आरुषि, क्या? रूही, अब उसने क्या कर दिया? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, वो लड़की पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, नाक में दम कर रखा है। और फिर अक्षत दोनों को सारी बात देता है। उसे सुनकर शिवम जोर जोर से हंसने लगता है। शिवम, क्या यार, पूरी दुनिया में इतनी सारी लड़कियां हैं लेकिन तुझे प्यार करने के लिए क्या यही एक सरफिरी मिली? आरुषि, शिवू भैया प्लीज, ऐसा नहीं है। वो बस बहुत परेशान है क्योंकि उसने काफी कुछ सहा है। शिवम, कुछ भी कहो, भाभी है तो एकदम इसके टक्कर की। टीयर्स ऑफ जॉय। अक्षत, क्या मतलब? तुझे क्या मैं उसके जैसा अकड़ू और गुस्सैल नजर आता हूँ? उद्धरण चिन्ह। शिवम, नहीं, तू तो उससे भी ज्यादा। उद्धरण चिन्ह। अक्षत उसे घूर कर देखता है तो शिवम अपने मुंह पर उंगली रख देता है। आरुषि, आप लोग चाहे कुछ भी कहो मगर मैं तो इसीलिए बात से खुश हूं कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त अब मेरी भाभी बनने वाली है। वाह भाई, आपकी चॉइस क्या कमाल की है। स्माइलिंग फेस। अक्षत, तेरी भाभी तो तब बनेगी ना जब मुझसे ठीक से बात करेगी, हर वक्त जंगली बिल्ली की तरह गुर्राती रहती है। शिवम, तू उन्हें बिल्ली बिल्ली बोलता रहता है मगर भाभी की हरकतें तो एकदम शेरनी की तरह है यार। इतनी कम उम्र में कितनी सक्सेसफुल है वो। अक्षत, हाँ यार, दम तो है उसमें, बस इमोशंस की कमी है, मगर कोई बात नहीं, बहुत जल्द उसे फिर से प्यार करना सिखा दूंगा मैं। आरुषि और शिवम एक साथ, और हम तेरी मदद करेंगे। ऐसी ही कुछ देर बैठकर वो लोग अक्षत से बातें करते हैं और फिर वापस घर चले जाते हैं। दोपहर को सैम जब अपने सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहा था तब उसके पास आरुषि की कॉल आती है। वो अपनी प्रैक्टिस बंद करके जैसे ही कॉल उठता है आरुषि नॉनस्टॉप बोलना शुरू कर देती है। आरुषि, ओए रोमियो, क्या कर रहा है? चल सब काम छोड़ और जल्दी से रेडी हो जा, हम लोग अभी के अभी रूही के घर जा रहे हैं। और सुन, लेट मत करना, मैं अभी 5 मिनट में तुझे पिक करने आ रही हूँ। और हाँ, तेरे लिए एक बहुत ही शानदार खबर है मेरे पास। सैम, अबे पागल औरत, सांस तो ले ले थोड़ी। कितना कुछ बोल गई तू एक साथ। और अभी रूही के घर क्यों जाना है, वो तो ऑफिस में होंगी ना। उद्धरण चिन्ह। आरुषि, अरे पागल आदमी, आज संडे है। सैम, ओह हाँ ठीक है, रेडी होता हूँ, लेकिन कौन सी शानदार खबर है तेरे पास वो तो बता। आरुषि, अरे तू चल ना, रूही के घर जाकर बताती हूँ। उद्धरण चिन्ह। कुछ ही देर में आरुषि सैम को पिक करने पहुंच जाती है उसके घर। सैम अब तक रेडी हो चुका था, वो जल्दी से कार में बैठ जाता है और दोनों रूही के घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वो लोग रूही के घर पहुंच चुके थे। आज संडे था तो रूही भी घर पर ही थी। उसने अभी अभी सरिता जी और मुकेश जी के साथ नाश्ता किया था और फिर वही हॉल में बैठकर ऑफिस का कुछ काम देख रही थी लैपटॉप में। सैम और आरुषि को आया हुआ देखकर सरिता जी उन्हें भी नाश्ते के लिए पूछती है, मगर दोनों ही घर से नाश्ता करके आए थे। आरुषि रूही को इशारा करती है कि बहुत ही जरूरी बात करनी है तो फिर रूही सैम और आरुषि के साथ अपने कमरे में जाती है। रूही और सैम दोनों ही आरुषि के सामने बैठे थे और इंतजार कर रहे थे आरुषि के बोलने का। आरुषि एक नजर दोनों को देखती है और फिर गहरी सांस लेकर बोलती है, गाइस, श्रुति 2 दिन बाद वापस बेंगलो आ रही है, उसने यही एडमिशन ले लिया है। आरुषि की बात सुनकर रूही को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि ये किसकी बात हो रही है, लेकिन सैम के रिएक्शन कुछ अलग थे। उसके होश उड़ गए थे और वो एक टक आरुषि को ही देखे जा रहा था। सैम, सुन, तू मजाक तो नहीं कर रही ना? क्या वो सच में? उद्धरण चिन्ह। आरुषि, हाँ यार, वो कल ही लंदन से वापस आ रही है और अब से यही रहेगी बेंगलो में। उद्धरण चिन्ह। राधिका, अरे एक मिनट, कोई मुझे भी तो बताओ तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? और ये श्रुति कौन है? उद्धरण चिन्ह। आरुषि एक नजर सैम को देखती है तो सैम इधर उधर देखने लगता है। राधिका, अरे इतना सस्पेंस क्यों बना रहे हो यार? उद्धरण चिन्ह। आरुषि, राधिका वो CH43 श्रुति। रूही इसी उलझन में थी कि आखिरकार ये श्रुति है कौन। ऊपर से आरुषि सैम के अलग ही मजे लेने में लगी हुई थी। राधिका, यार यह क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? अब बताओगे भी कि किसकी बात चल रही है? आरुषि, अरे रूह, श्रुति इस गधे सैम की बचपन की क्रश है, दीवाना है ये उसके पीछे। उद्धरण चिन्ह।
राधिका, ओह क्या सच में? लेकिन आज तक तुम दोनों में से किसी ने भी मुझे श्रुति के बारे में क्यों नहीं बताया? उद्धरण चिन्ह। आरुषि, अरे वो श्रुति कुछ साल पहले पढ़ाई के लिए इंडिया छोड़कर बेंगलुरु चली गई थी। हम सब बचपन से साथ ही पढ़े हैं। वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी और इसको तो वह बहुत ज्यादा पसंद थी। लेकिन फिर उसने अचानक से आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जाने का फैसला कर लिया। इस बात से सैम बहुत नाराज हो गया। उसने श्रुति से कुछ नहीं कहा, लेकिन हम अच्छे से जानते थे कि श्रुति का जाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मेरी और रूही की बात हो जाया करती थी उसके साथ, वो हमारे कांटेक्ट में थी, लेकिन इसने तो उसके जाने के बाद उससे बात करना ही बंद कर दिया। राधिका, लेकिन सैम क्या तुमने कभी श्रुति को अपने दिल की बात नहीं बताई? उद्धरण चिन्ह। सैम नहीं बताना तो चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हो पाई। आरुषि, हाँ इस फट्टू से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं हम? उद्धरण चिन्ह। सैम, यार मैं कोई फट्टू नहीं हूं, लेकिन उस वक्त हम लोग बच्चे थे। और वैसे भी तुझे पता है ना, जिस दिन मैंने उसे बताने का फैसला किया था उसी दिन उसने आकर बोला कि वो इंडिया छोड़कर जा रही है। अब इसका साफ मतलब था कि उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं थी, वरना वह ऐसे छोड़कर क्यों जाती? उद्धरण चिन्ह। आरुषि, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वह तेरे पूछने का इंतजार कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। राधिका, तो इसका मतलब सैम को श्रुति बहुत पसंद है, लेकिन श्रुति को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है? उद्धरण चिन्ह। आरुषि, हाँ पर अब वह इतने सालों बाद इंडिया वापस आ रही है, 2 दिन बाद। और अब से बेंगलुरु ही रहने वाली है। उसने यहाँ एडमिशन ले लिया है। वह बता रही थी कि यहाँ मास्टर्स करने के साथ साथ वह अपनी पढ़ाई की कंपनी में प्रैक्टिस के लिए भी जाने वाली है। राधिका, मतलब उसके परिवार का भी बिजनेस है? आरुषि, हाँ लेकिन यहाँ नहीं, मुंबई में। श्रुति बता रही थी कि यहाँ बेंगलुरु में वह लोग अपनी अलग ब्रांच खोलने वाले हैं। राधिका, कौन सी कंपनी है? उद्धरण चिन्ह। सैम, यार ये तुम लोग क्या बिजनेस और कंपनी की बातें लेकर बैठ गई? मेरे बारे में तो कुछ सोचो, मैं क्या करूं? उद्धरण चिन्ह। आरुषि, अब इसमें सोचना क्या है? जो तूने उस वक्त नहीं किया था वह अब कर दे। जैसे ही श्रुति वापस आए तो सीधा जाकर उसे बोल दे कि तू उससे प्यार करता है। सैम, यार लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड हो या उसे कोई और पसंद हो। आरुषि, हाँ तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वह तुझे मना कर देगी। इतना टेंशन क्यों ले रहा है यार? उद्धरण चिन्ह। सैम, नहीं यार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं प्यार के चक्कर में उससे दोस्ती खराब नहीं करना चाहता। राधिका, ठीक है तो तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए और यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उसके दिल में क्या है। उसके बाद फैसला कर पाना आसान होगा तुम्हारे लिए। सैम, हम शायद रूह सही कह रही है, मुझे थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए। वैसे भी इतने सालों तक वही तो करता आ रहा हूं। आरुषि, ठीक है अगर तुम इंतजार ही करना चाहता है तो श्रुति के सामने अपनी रोमियो वाली हरकतों को थोड़ा कंट्रोल करना। सैम, यारा मैं कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करता समझी? आरुषि, हाँ हाँ वह तो मुझे अच्छे से पता है कि तू कैसी कैसी हरकतें करता है। राधिका, अरे ठीक है बस करो तुम दोनों, अब लड़ना बंद करो और ये बताओ कि उसे लेने हम जा रहे हैं या वही हमसे मिलने आएगी? उद्धरण चिन्ह। आरुषि, वह 2 दिन बाद आ रही है तो हम लोग उसे लेने एयरपोर्ट जाएंगे। सैम, तू आ रहा है या फिर? उद्धरण चिन्ह। सैम, मैं जरूर आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। अचानक से राधिका का फोन बजता है। वह देखी है तो देव की कॉल आ रही थी। वो वहां से उठकर साइड में जाती है और कॉल उठाती है। राधिका, हाँ देव बोलो, क्या इन्फॉर्मेशन है? उद्धरण चिन्ह। देव, मिहिर की कंपनी को जो लॉस होने वाला था वह अब नहीं हो रहा। उसकी डील जो रुक गई थी वही एक्सेप्ट हो चुकी है। इसका मतलब उसकी कंपनी अब सेफ है। राधिका, हम ठीक है। राधिका फोन रख देती है और अक्षत के बारे में सोचने लगती है। आखिरकार उस दुष्ट लोमड़ी ने मेरी बात मान ही ली और मिहिर का लॉस वापस ले लिया। लेकिन कल मैंने उसे कुछ ज्यादा ही भला बुरा बोल दिया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने तो शायद गुस्से में ही वह सब कर दिया, लेकिन मुझे भी समझना चाहिए था। वह अपनी सोच पर कंट्रोल करके वापस आरुषि और सैम के पास जाकर बैठी है। तीनों थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर साथ में ही लंच करते हैं। 2 दिन बाद राधिका आरुषि और सैम के साथ एयरपोर्ट आई हुई थी श्रुति को लेने। वो लोग उसकी फ्लाइट के आने का ही इंतजार कर रहे थे। सैम की तो हालत खराब हो रखी थी। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था क्योंकि आज इतने सालों बाद वो श्रुति से मिलने वाला था। कुछ ही देर में फ्लाइट लैंड होती है और थोड़ी देर में सामने से श्रुति आती है। उसके पहुंचते ही आरुषि भागकर जाती है और उसके गले लग जाती है। राधिका भी आगे जाकर उसे हेलो कहती है। रूही उसे ऊपर से नीचे तक उसे ध्यान से देखती है और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, हेलो राधिका, तुम तो सचमुच रूही की कार्बन कॉपी लग रही हो। तुम्हें देखकर पहचान पाना मुश्किल है कि तुम रूही नहीं।
उसकी बात सुनकर राधिका के होश उड़ जाते हैं। उसे अंदाजा नहीं था कि श्रुति उसके बारे में जानती होगी। वो कंफ्यूजन के साथ आरुषि की तरफ देखती है तो आरुषि उसे जवाब देते हुए कहती है, मैंने ही इसे तुम्हारे और रूही की मौत के बारे में बताया था। श्रुति सब कुछ जानती है। ये बात सुनकर राधिका कुछ नहीं रहती, लेकिन श्रुति उसे हौसला देते हुए कहती है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा राज मेरे साथ बिल्कुल सेफ है, मेरी वजह से तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। राधिका उसे हाथ मिलाते हुए कहती है, तुम इन लोगों की दोस्त हो, इसलिए मुझे तुम पर भरोसा है। सैम जो कब से वही खड़ा ये सब देख रहा था, वह बार बार नोटिस कर रहा था कि श्रुति उसे जानबूझकर इग्नोर करने की कोशिश कर रही है, तो जब उसे रहा नहीं जाता तो वह सामने से आकर श्रुति से हाथ मिलाने लगता है। सैम, हेलो श्रुति, कैसी हो तुम? काफी लंबे वक्त बाद मिलना हुआ। उद्धरण चिन्ह। श्रुति एक नजर उसे देखती है लेकिन कोई जवाब नहीं देती। सैम, हेलो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? उद्धरण चिन्ह। श्रुति उसे फिर से इग्नोर करते हुए आरुषि से कहती है, श्रुति, आरु, तुम समझा दो इसे कि मुझसे बात ना करे। जब इतने साल इतनी मुझसे बात नहीं की तो अब क्यों मुझे लेने आ गया है? मुझे भी अब इससे कोई बात नहीं करनी। सैम, अरे श्रुति प्लीज ऐसे मत बोलो, मैं तो बस। उद्धरण चिन्ह। लेकिन श्रुति उसे इग्नोर करते हुए गाड़ी की तरफ जाने लगती है। राधिका और आरुषि को सैम की इस हालात पर बहुत हंसी आ रही थी। वह लोग जैसे तैसे अपनी हंसी को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। सैम, यार कैसे दोस्त हो तुम दोनों? मेरी इस हालात पर मदद करने की बजाय हंस रहे हो। आरुषि, हंसी नहीं तो और क्या करें? अपनी इस हालात के लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो, समझे? सैम, यार मैं जानता हूं, लेकिन अब मेरी हेल्प तो करो श्रुति को मनाने के लिए। राधिका मान जाएगी वह, लेकिन अब हम सब घर चले या यही एयरपोर्ट पर रुकना है? देखो वह हमारा वेट कर रही है गाड़ी के पास। सब लोग गाड़ी की तरफ देखते हैं जिसके सामने खड़ी श्रुति उन तीनों का ही वेट कर रही थी। तीनों जल्दी से उसके पास जाते हैं और उसका सामान गाड़ी में रखकर सैम ड्राइव करने लगता है। सैम चाहता था कि श्रुति उसके साथ आगे की सीट पर बैठे, लेकिन वह तो पहले ही आरुषि के साथ पीछे की सीट पर बैठ गई, तो सैम के साथ आगे की सीट पर राधिका बैठ जाती है। पूरे रास्ते श्रुति और आरुषि बहुत बातें करती है। राधिका अभी इतना कुछ जानती नहीं थी श्रुति के बारे में, तो वो चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। सैम आरुषि और श्रुति के साथ बातों में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता, मगर श्रुति उसे इग्नोर ही कर देती थी। पहले सब लोग खुराना पैलेस जाते हैं क्योंकि श्रुति वहीं रहने वाली थी कुछ दिनों के लिए आरुषि के साथ। शाम का वक्त था तो सब लोग हाल में ही एक साथ बैठे थे। अक्षत भी कुछ काम से घर आया हुआ था क्योंकि नीति जी ने उसे बुलाया था। राधिका की नज़र उसे पर पड़ती है, लेकिन अक्षत उसे एक नज़र भी देखे बिना सीधे घर के बाहर चला जाता है। वह अच्छे से जानता था कि आरुषि के साथ राधिका भी घर आई हुई है, लेकिन वह फिर भी उसे इग्नोर कर देता है, और पता नहीं क्यों मगर अक्षत का यूं इग्नोर करना राधिका को बहुत बुरा लगता है। आरुषि और श्रुति राधिका को बहुत फोर्स करती है डिनर यही करने के लिए, मगर वह नहीं मानती। सैम, अगर तुम लोग चाहे तो मैं यहाँ तुम लोग के साथ डिनर कर सकता हूँ। वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है। श्रुति, कोई जरूरत नहीं है आरु, इसे बोलो कि आज सिर्फ हम दोनों ही साथ खाना खाएंगे। श्रुति की बात सुनकर सैम का मुंह बन जाता है और वह भी उदास होकर अपने घर चला जाता है। उसके जाने के बाद आरुषि श्रुति से बात करती है। आरुषि, क्या यारा तू क्यों तंग कर रही है उस बेचारे को? उद्धरण चिन्ह। श्रुति, यारा मैं कहाँ तंग कर रही हूँ, और तू उसकी साइड कैसे ले सकती है? तू अच्छे से जानती है ना, इतने सालों तक उसने मुझसे बात करने की एक बार भी कोशिश नहीं की, तो अब मैं उससे नाराज भी नहीं हो सकती क्या? उद्धरण चिन्ह। आरुषि, हाँ लेकिन श्रुति वह अपने कॉन्सर्ट वगैरह में बिजी था ना, इसलिए शायद बात नहीं कर पाया। श्रुति, वह सब मैं नहीं जानती, एटलीस्ट एक मैसेज या कॉल तो कर ही सकता था ना इतने वक्त में। लेकिन नहीं, उसके पास कहाँ फुर्सत थी मुझसे बात करने की, तो आप चाहे कुछ भी हो जाए मैं भी उससे बात नहीं करने वाली। मैं उससे बहुत गुस्सा हूँ। आरुषि, अरे यार तू इतने सालों बाद आए है, ऐसा तो मत कर। उद्धरण चिन्ह। श्रुति, नहीं मैं कुछ नहीं जानती। उद्धरण चिन्ह। 44 रुद्र की किडनैपिंग। श्रुति कुछ दिनों के लिए आरुषि के साथ उसके घर ही रुकने वाले थे। उसके बाद उसका भाई बेंगलुरु शिफ्ट करने वाला था क्योंकि उसका परिवार बेंगलुरु में अपने बिजनेस की नई ब्रांच खोलने वाला था जिसे उसका भाई ही हैंडल करने वाला था, और श्रुति स्टडीज के साथ साथ उस कंपनी में प्रैक्टिस करने वाली थी। जब तक उसका भाई बेंगलुरु नहीं आ जाता तब तक वह आरुषि के साथ ही रहने वाली थी क्योंकि उसे अकेले रहना पसंद नहीं था। अगले दिन आरुषि श्रुति के साथ किसी काम के सिलसिले में रूही के ऑफिस गए हुए थे। वह तीनों बात ही कर रही थी कि तभी राधिका का फोन बजता है। वह उठाकर देखती है तो स्क्रीन के ऊपर देव का नाम फ्लैश हो रहा था। राधिका थोड़ा सा साइड में जाकर फोन उठाती है। राधिका, बोलो देव, क्या इन्फॉर्मेशन है? उद्धरण चिन्ह।
देव मेम, वह आपके मुंबई वाले घर के लिए जो केस फाइल किया था उस केस की डेट आ चुकी है। 1 महीने बाद कोर्ट में सुनवाई है इस केस को लेकर। मिहिर ने भी अपनी तरफ से बहुत महंगा लॉयर हायर किया है, लेकिन 99% केस आपके दादाजी की तरफ ही है, क्योंकि वह घर ऑफिशियली अभी भी आपके और रुद्र के नाम पर है। लेकिन 1% चांस ये भी है कि हम मिहिर पर भरोसा नहीं कर सकते, वह इस केस को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। राधिका, हाँ मैं जानती हूँ, और इसीलिए जब तक केस की सुनवाई नहीं होती तब तक दादाजी और रुद्र की सिक्योरिटी 2 गुना बढ़ा दो, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। देव, ओके मैम। राधिका थोड़ी सी बात करके वापस आरुषि और श्रुति के पास आती है, वो दोनों कब से उसे ही देख रही थी। आरुषि, क्या हुआ राधिका? कोई सीरियस बात है क्या? तू बहुत परेशान लग रही है। राधिका, कुछ नहीं, वह बस मुंबई वाले घर को लेकर केस के बारे में बात थी। आरुषि, अरे वह तो देखना 100% दादाजी ही जीतने वाले हैं, आखिरकार घर उनका जो है, और जब तक वह नहीं चाहते तब तक मिहिर कुछ भी नहीं कर सकता उसे घर के लिए। राधिका, हम, लेकिन उस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। इन सब बातों से आरुषि को वह बात याद आती है जो अक्षत ने उसे और शिवम को बताई थी। आरुषि, वैसे रूह बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, तूने उस मिहिर के खिलाफ क्या प्लान कर रखा है? इतना वक्त हो गया है मगर तूने कोई एक्शन नहीं ली, अब तक तू ऐसे चुप क्यों बैठी है? यहाँ तक कि भाई ने उसके साथ सबकी सारी डील कैंसिल करवा दी थी, उसके लिए भी तूने भाई से झगड़ा किया और उस मिहिर को लॉस होने से बचाया। तुझे वैसा करने की क्या जरूरत थी? अच्छा ही होता ना उसकी कंपनी डूब जाती तो। राधिका, नहीं आरू, ऐसा होने पर वह बहुत इजीली बर्बाद हो सकता है, लेकिन मैं जानती हूँ उसके पास कोई ना कोई बैकअप प्लान जरूर होगा, और मैं बस अपना बदला खुद लेना चाहती हूँ। उसने जो भी किया मेरे साथ किया, तो अब वह अपनी गलतियों की सजा भी भुगतेगा। श्रुति, अरे रूह, अगर तुम चाहो तो मेरा भाई तुम्हारी मदद कर सकता है, वह मुंबई में ही है और उनकी काफी जान पहचान भी है। उद्धरण चिन्ह। राधिका, थैंक यू श्रुति, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई और किसी भी तरह की प्रॉब्लम में फंसे, बस इसलिए मैं सब कुछ अकेले ही हैंडल करना चाहती हूँ। आरुषि, ठीक है, लेकिन हम तेरी हेल्प के लिए हमेशा है, ओके? तू कोई भी जरूरत हो हमें बता सकती है। राधिका, हम। उद्धरण चिन्ह। आरुषि और श्रुति थोड़ी देर बातें करके चली जाती है, उनके जाते ही डिम्पल केबिन में आती है। राधिका, डिम्पल, तुम यहाँ कब से हो? उद्धरण चिन्ह। डिम्पल, वो मेम, में तो बस अभी अभी आई हूँ। वह आपके लिए कुछ पार्सल आया था उसे देने, इस पर लिखा है कि मैं पर्सनली आपके हाथों में दूं इसे। राधिका, क्या है इसमें? उद्धरण चिन्ह। राधिका डिम्पल के हाथों में से वह पार्सल ले लेती है और उसे खोलकर देखती है। उसे बॉक्स के अंदर एक बहुत ही प्यारा छोटा सा पर्पल फ्लावर थीम में बना बुके रखा हुआ था, और उसमें बीचों बीच एक छोटू सा पर्पल कलर का टेडी बियर भी था। राधिका उसे देख पहले तो चौंक जाती है कि यह उसे किसने भेजा होगा। वह साइड में लगा हुआ कार्ड उठाकर देखती है तो उस पर लिखा हुआ था, आई एम सॉरी। इससे पहले कि राधिका ज्यादा कुछ सोचती, उसका फोन बजता है। वह फोन की तरफ देखती है तो स्क्रीन पर अक्षत का नाम फ्लैश हो रहा था, और वह सब कुछ समझ जाती है। वह मुंह बनाते हुए फोन उठाती है। राधिका, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले ना? अक्षत, तुम कभी प्यार से बात नहीं कर सकती ना? उद्धरण चिन्ह। राधिका, ये सब किस लिए किया? मैंने मना किया था ना कोई भी गिफ्ट देने के लिए। अक्षत, हाँ तो? उद्धरण चिन्ह। राधिका, तो क्या तो? फिर क्यों भेजा है ये? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, वह मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था, मुझे तुमसे बिना पूछे वह सब नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो प्लीज। इस बार राधिका को अक्षत पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि अक्षत का यूं माफी मांगना उसे बहुत अच्छा लगा। राधिका, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ किया। अक्षत खुश हो जाता है। अक्षत, थैंक यू सो मच, चलो फिर आज तुम मेरे साथ घूमने चलोगी क्या? उद्धरण चिन्ह। राधिका, क्या? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पास होगा इतना फालतू का टाइम मगर मेरे पास नहीं है। तुम अपना फालतू वक्त किसी और के साथ बिताओ। अक्षत, ओ मैडम, खुराना इंडस्ट्रीज के सीईओ का वक्त कोई फालतू नहीं है। वो तो बस मेरा मन कर रहा था तुमसे मिलने का तो पूछ लिया, नहीं आना है तो सीधे सीधे ना बोल दो ना। राधिका, ठीक है ना, मुझे नहीं आना। अक्षत, निर्दयी औरत, ये सब याद रखूंगा मैं, समझी? बस एक बार शादी हो जाने दो हमारी, फिर सब कुछ मैं वसूल करूंगा तुमसे। राधिका, तुम पहले ये दिन में सपने देखना बंद कर दो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करने वाली। ऐसे ही थोड़ी सी लड़ाई के बाद दोनों फोन रख देते हैं और अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। उधर सैम भी श्रुति से बात करने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन श्रुति उसे भाव ही नहीं दे रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए।
राधिका के मुंबई वाले घर का केस अब बहुत नजदीक आ रहा था। उसने जो लॉयर हायर किया था वह पूरी तरह से तैयार था केस लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राधिका को एक अजीब सा डर लग रहा था। वहां पर मुंबई में उसके दादू भी बहुत परेशान थे। मुंबई केस के एक दिन पहले दादाजी के घर मिहिर और उसके पापा दादाजी के घर आए हुए थे और उनसे बात कर रहे थे। दादाजी उनके सामने बेसुध से खड़े सब कुछ सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ बोलने की हालत में ही नहीं है। मिहिर, सॉरी दादाजी, मैंने आपसे बहुत कहा था लेकिन आपको मेरी बात सुनाई ही नहीं देती। कितने प्यार से समझाया था हमने कि इस घर को हमारे नाम कर दो, लेकिन आप मानने को तैयार ही नहीं थे। तो अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कल कोर्ट में आपको क्या करना है, वरना बाकी आगे आप खुद समझदार हैं। चलता हूँ। मिहिर अपने पापा के साथ वहां से निकल जाता है और दादाजी वही परेशान से बैठ जाते हैं। बेंगलुरु राधिका अपनी केबिन में बैठी काम कर रही थी। वह जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करना चाहती थी क्योंकि आज रात उसकी फ्लाइट थी मुंबई के लिए। वह कल केस में हाजिर रहना चाहती थी कोर्ट में। हाँ, यह उसके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता था, मगर वो कल के दिन अपने दादू के आसपास रहना चाहती थी, इसीलिए उसने मुंबई जाने के लिए आज रात की फ्लाइट बुक करवाई हुई थी। वह अपना काम कर रही थी, तभी उसके फोन पर देव की कॉल आती है। राधिका, देव की कॉल इस वक्त। कहीं कुछ उद्धरण चिन्ह। राधिका को अचानक से बहुत घबराहट होती है और वह तुरंत फोन उठाती है। राधिका, हेलो देव, क्या हुआ है? कोई परेशानी तो नहीं? उद्धरण चिन्ह। देव, मैम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आपके दादाजी ने अचानक से फैसला लिया है कि वह कल कोर्ट में जाकर मिहिर के अगेंस्ट उन्होंने जो केस फाइल किया था वह वापस ले रहे हैं और उनका मुंबई वाला बंगलो और उसके साथ उनकी गांव में कुछ प्रॉपर्टी है उसे भी मिहिर के नाम कर रहे हैं। राधिका, क्या बकवास कर रहे हो तुम? दादाजी भला ऐसा क्यों करेंगे? उद्धरण चिन्ह। देव, पता नहीं मैं, पर उन्होंने अभी अभी हमारे लॉयर को कॉल करके ये बोला है। उन्होंने कहा कि वह अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने दामाद के नाम कर चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। राधिका, नहीं दादू, ऐसा कभी नहीं कर सकते। वह अब मिहिर की सच्चाई जान चुके हैं। जरूर कोई और बात है। देव, हाँ मैम, क्योंकि अभी अभी मिहिर और उसके पापा आपके घर गए हुए थे। उन्होंने थोड़ी देर तक आपके दादरी से बात करी और फिर शांति से वापस चले गए। मुझे शक है कि जरूर उन्होंने दादाजी को कोई धमकी दी है जिस वजह से आपके दादाजी ने यह फैसला लिया है। राधिका, मैं जानती थी मिहिर ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करेगा, लेकिन ऐसा भी क्या धमकाया उसने कि दादाजी? एक मिनट। रुद्र। उद्धरण चिन्ह। अचानक से राधिका को बहुत बुरा ख्याल आता है और वह घबराते हुए देव से कहती है, देव, रुद्र कहाँ है? वो सेफ तो है ना? उद्धरण चिन्ह। देव, मैम, वह तो आज अपनी स्कूल पिकनिक पर गया हुआ है, आपको बताया तो था। राधिका, नहीं, फिर भी जल्दी से मुझे चेक करके बताओ कि रुद्र कहाँ है। उद्धरण चिन्ह। देव, ओके मैम। देव फोन रख देता है। राधिका तुरंत कॉल करके डिम्पल को अपने केबिन में बुलाती है। डिम्पल, यस मैम। राधिका, डिम्पल सुनो, जल्दी से मुंबई जाने वाली नेक्स्ट फ्लाइट बुक करो अभी के अभी। उद्धरण चिन्ह। डिम्पल, मगर मैम आपकी रात की फ्लाइट ऑलरेडी बुक है और वैसे भी अभी लगभग शाम तो हो ही चुकी है। उद्धरण चिन्ह। राधिका, नहीं, मेरा अभी के अभी मुंबई के लिए निकलना बहुत जरूरी है। डिम्पल, ओके मैम, मैं देखती हूँ। कुछ ही मिनट के अंदर देव का कॉल आता है राधिका पर। राधिका तुरंत कॉल उठाती है। देव, आपका शक बिल्कुल सही था मैम, रुद्र मिसिंग है। उनके स्कूल वालों का कहना है कि रुद्र पिकनिक पर आया ही नहीं। इसका मतलब मिहिर ने रुद्र का किडनैप करवाया है और इसी बारे में दादाजी को धमकी दी है, जिस वजह से दादाजी ने यह फैसला लिया। ये सुनकर राधिका का पारा चढ़ गया। उसका मन कर रहा था कि वह अभी जाकर मिहिर का गला दबा दे, लेकिन उसके लिए अभी रुद्र ज्यादा जरूरी था। राधिका, मैं आज रात तक मुंबई पहुंच रहा हूँ, तब तक मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। उद्धरण चिन्ह। राधिका देव को अपना प्लान समझती है और जल्दी से घर के लिए निकलती है। वह अगली ही फ्लाइट पकड़कर मुंबई जाने के लिए निकल जाती है। घर पर सरिता जी और मुकेश जी को अभी वह रुद्र की किडनैपिंग के बारे में नहीं बताती, क्योंकि वह उन्हें खामखा परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने आरुषि और सैम को मैसेज करके बता दिया था कि वह मुंबई जा रही है। आधी रात को मुंबई में राधिका मुंबई पहुंच चुकी थी। वह सबसे पहले अपने घर दादाजी से मिलने जाती है। दादाजी परेशान से घर के हाल में बैठे हुए थे। उन्होंने पूरे दिन से कुछ खाया भी नहीं था। अचानक से रूही को घर आया देखकर उन्हें समझ नहीं आता कि इस वक्त वह यहाँ क्या कर रही है। वह इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, मगर फिर भी खुद को नॉर्मल दिखाने की एक्टिंग करते हुए बोले, दादाजी, अरे रूही बेटा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? और तुम वापस मुंबई कब आए? और वो सैम और आरुषि बेटी नहीं दिख रही। उद्धरण चिन्ह।
रूही, मैं बस अभी अभी आई हूँ दादाजी। दादाजी, अच्छा तुम बहुत थक गई होगी ना, बैठो आराम करो, रुको मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को बोलता हूँ। रूही, नहीं दादाजी, इसकी कोई जरूरत नहीं है और आपको मुझसे छुपाने की भी जरूरत नहीं। मैं सब कुछ जानती हूँ और मुझे ये भी पता है कि उसे आदमी ने रुद्र का किडनैप करवाया है। रूही की बात सुनकर दादाजी खुद को रोक नहीं पाते और वह रोने लगते हैं। दादाजी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटा, पता नहीं हमारी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों आई है। जब से राधिका बेटी गई है तब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। और जब से मुझे पता चला कि रुद्र उनके पास है, मेरी तो जान अटकी पड़ी है, पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा। बस कुछ भी हो जाए, रुद्र को कुछ नहीं होना चाहिए। रूही, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं रुद्र को कुछ नहीं होने दूंगी, वह कल तक सही सलामत आपके साथ होगा। उद्धरण चिन्ह। दादाजी, हाँ, मैं कल कोर्ट जाकर कैसे वापस ले लूंगा और प्रॉपर्टी भी उसे आदमी को दे दूंगा, फिर वह लोग रुद्र को छोड़ देंगे। रूही, नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप कल कोर्ट जाओगे और जैसा कि पहले डिसाइड हुआ था, लॉयर आपका केस लड़ेगा और आपकी सारी प्रॉपर्टी सिर्फ आपकी ही रहेगी, आपको उसे किसी और को देने की कोई जरूरत नहीं है। दादाजी, ये तुम क्या बोल रही हो? हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर ऐसा किया तो रुद्र की जान को खतरा हो सकता है। रूही, रुद्र को कुछ नहीं होगा, प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं उससे कुछ नहीं होने दूंगी, आप बस हिम्मत रखिए और कल कोर्ट में जाकर अपना केस लड़िए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। उद्धरण चिन्ह। पता नहीं क्यों मगर दादाजी को रूही की बातों पर भरोसा होता है और वह उसकी बात मान लेते हैं और कोर्ट जाकर केस लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। रूही उन्हें थोड़ा सा आराम करने के लिए कहती है और किचन में महाराज को बोलकर उनके लिए कुछ खाना बनाने के लिए भी कहती है। रूही, मैंने आपके लिए अच्छा सा खाना बनाने के लिए कह दिया है, मैं जानती हूँ कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। अब आप शांति से खाना खा लीजिए और फिर थोड़ा सा आराम करिए, कल सुबह आपको जल्दी कोर्ट भी जाना है। आप आराम कीजिए और रुद्र की फिक्र बिल्कुल मत करना, मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। इतना बोलकर रूही वहां से जाने लगती है तो दादाजी उसे रोकते हुए कहते हैं, पता नहीं क्यों लेकिन जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी कुछ अपनापन महसूस हुआ था तुम्हारे साथ, और आज तुमने यह बात साबित कर दी कि हमें जो एहसास हुआ था वह गलत नहीं था। ऐसी हालातों में जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तुम इतनी दूर बेंगलुरु से यहाँ आए हमारी मदद के लिए। पता नहीं मैं तुम्हें कैसे शुक्रिया कहूँ। उद्धरण चिन्ह। रूही, शुक्रिया की बात नहीं है दादाजी, पर मैं आपसे कहा था ना कि आप मुझे अपनी बच्ची समझिए। मैं आप लोगों के पास हमेशा हूँ। राधिका उनका आशीर्वाद लेकर तुरंत घर से निकल जाती है। बाहर देव एक ब्लैक BMW के सामने खड़ा उसके आने का इंतजार ही कर रहा था। राधिका उसके पास जाकर उससे पूछती है, जैसा कि मैंने कहा था सब कुछ रेडी है। उद्धरण चिन्ह। देव, यस मैम, वह हमारे कब्जे में है और हमें ऐसा लग रहा है कि उससे बात उगलवाना काफी आसान होगा। राधिका, अच्छी बात है। आज के लिए बेस इतना हाई दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड कम सून।